ये 5 चीज़ें मिलके बनता है कल्चर। हम समझते हैं रिलीजन कल्चर है। ये कन्फ्यूजन जो है ना, इससे प्रॉब्लम हो रही है। मैं जैसे मेरा ये वाला मसला है कि आपने खाना बनाया, रबर की चपातियाँ, मैं खा जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं को बोलूँगा भी नहीं कि बुरे क्या बनाया है ये, बिकॉज़ मैं अंकल नहीं हूँ ना, मैं वो हूँ नहीं ना। अ गुड स्टोरी कैन एक्चुअली इज़ रियली दैट्स कमिंग आउट फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। It's not about camera angles, it's not about top shots, and it's not about dance and music. कि कोई नहीं बोल रहा कि यार मुशर्रफ साहब वर्दी पहन रहे हैं और प्रेसिडेंट भी हैं और कुछ भी कर रहे हैं। हम ये बातें करते थे। मेहंदियों पे नाचना हमारा कल्चर है। अल्ताफ हुसैन से लोग डरते थे, तो हम लोग अल्ताफ से की नगर जाते थे कि अरे यार मानी अल्ताफ का फ़ोन आ जाएगा, असफर मानी। आपको पता है हमारा कल्चर है कि औरतों का पेट दिखे। हेलो टू इस कंपनी एक और बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट का सेशन लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ चूँकि अब तक जितनी भी कॉन्वर्सेशंस मेरी रहीं उसके अंदर दूसरे जितने भी हमारे मेहमान रहे, वी रियली हैड थॉट्स ऑन द टेबल इन अ वे दैट वी नेवर हर्ड बिफोर। लेकिन आज जो मेहमान मेरे साथ हैं उनके साथ पूरा शहर बातें करता है और वो अपनी खामोशी में भी बहुत सारी बातें करते हैं। आप हम सबको ये बता चुके हैं कि सब सेट है। ये कहते ही मेरी बात सुनते ही आपके जहन में वो नाम तो आ गया होगा। आपने कंटेंट ही नहीं, स्ट्रक्चर के साथ भी खेला और हम सबको ये सिखाया कि काम जब थमा हुआ हो और माहौल भी बिल्कुल मध्यम मध्यम हो तो उसमें हलचल कैसे मचाई जानी चाहिए। मेरी मुराद जनाब असफर अली से। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर दिस। नो यार, एक्चुअली बहुत अरसे से आप कह रही हैं कि करना है और मुझे ना होता था कि टाइम का मसला नहीं है, मैं तो इंतहाई फारिग आदमी हूँ। बस ये था होता ये है कि रात में कभी ना कोई दोस्त बुला लेता है। कभी कोई कहता है कि यार फलाना महफिल है उसमें आ जाओ, कोई कहता है मेहंदी हो रही है फलाने की उसमें आ जाओ, शक्ल दिखा दो। तो मैं चाहता था कि जब आऊँ तो इस तरह से आऊँ कि सुकून से बात तो हो सके, कहीं जाना है जल्दी में है ऐसे ना हो। मैं जानती हूँ आप मसरूफ़ वैसे भी रहते हैं, आपकी ये आप ज़्यादा बहुत नहीं। आप हम्बल हो रहे हैं राइट नाउ, बट कोई मसरूफ़ नहीं। आपकी आज के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि एक तो ये कि मैंने बहुत कम आपको सुन पाती हूँ, और जो ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस मेरी आपकी होती रही हैं इतने बरसों में या दोस्तों के वसीले से मुझ तक आपकी जो बातें पहुंची हैं उसे मैं कहती हूँ कि आप खामोशी में बात करते हैं। हाँ, आप हमारी फ्रेटर्निटी का वो शख्स हैं जिसकी एक राय है। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो साहिब राय हैं और इस शोबे से उनका ताल्लुक़ है। एंड अभी मैं जिस पड़ाव जो गुफ्तगू का जहाँ से मैं शुरू करना चाह रही हूँ वो उसका ताल्लुक़ आपके उस जहन के उस खाने से ही है जो एक हवाले से देखता है सारे समाज को, जो एक रास्ते की तलाश में रहता है। तो क्या सब सेट है या सब अपसेट है? दोनों है। सब सब अब सेट होगा तो सब सेट होगा ना। हाँ। तो कोशिश करते हैं सब सेट हो जाए। जो जो राय वाली बात आपने की ना, वो पता ही क्या है, वो ये है कि बेसिकली जब अगर आप अपने आप को एक आर्टिस्ट तस्वर करते हैं या इमेजिन करते हैं मेरे यंग एज, तो उसकी वजह बुनियादी ये होती है कि आपको कुछ कहना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अंदर कुछ फंसा हुआ है जो आपको बस कहना है, निकाल देना है अपने अंदर से। तो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, मुख्तलिफ पाथवेज हैं। आप राइटिंग के थ्रू कह सकते हैं, आप शायरी के थ्रू कह सकते हैं, आप गा के कह सकते हैं, आप एक्टिंग करके कह सकते हैं, कोई अच्छा सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं आप। यू कैन डू पेंटिंग, यू कैन डू डांस, तो मुख्तलिफ फाइन आर्ट्स हैं जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं आप। तो जो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे मेरे अंदर कुछ चीज़ें फंसी हुई, मुझे कुछ कहना है, ये है वो है, मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ का। तो मैं जब पढ़ने वगैरह चला गया था बाहर लंदन, तो वहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइन मैंने चूज़ किया। बिकॉज ऑब्वियसली इंसान सोचता है पढ़ाई कर रहे हैं तो यार पैसे, 4 पैसे कमाने चाहिए, तो ये काम लग रहा है ऐसे पैसे मिलेंगे, एडवर्टाइजिंग का काम होगा, ये पढ़ लेंगे तो इसमें पैसे होंगे। और मेरे वालिद साहब भी ग्राफिक डिज़ाइन, अब पेंटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे और ग्राफिक डिज़ाइनर भी थे। एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ था उनका, और वालदा आर्टिस्ट थी, पेंटर थी, फाइन आर्टिस्ट। तो मुझे था कि मैं इसी शोबे में कुछ करूँगा, प्रोफेशन ये होना चाहिए। लेकिन मैं देखा था कि अम्मी के पेंटिंगों से तो पैसे नहीं बनते, एडवर्टाइजिंग से बनते हैं। तो इसलिए मैंने फ़ाइन आर्ट से नहीं, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया था। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन करते करते मुझे एहसास होना शुरू हुआ, मेरे टीचर्स से बातें हुई जो और मेरे स्टूडेंट्स थे उनसे गप लगी, तो समझ में आया कि नहीं यार, आप ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू भी कुछ कह सकते हैं, यू नो। तो मैंने फिर कुछ हल्का फुल्का लिखना शुरू किया अपनी
सोच में कि मेरे कुछ आइडियाज़ थे, मैंने वो लिखना शुरू कर दिए अबाउट लाइफ एंड अबाउट रिलेशनशिप्स एंड अबाउट बिहेवियर्स एंड तो मैं उस पर ऐसे ही अपने डायरी में लिखता था चीज़ें। तो वहाँ से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे कुछ कहना का दिल चाहता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं पोस्टर बनाऊंगा तो टपाल चाय बेच दूंगा, नहीं मुझे नहीं ये करना, मुझे तो कुछ बेचना है, अपनी अपनी सोच बेचनी है। इससे पैसे कैसे बनाए जाएं? खैर इत्तेफाक अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान आया छुट्टियों पे अपनी, और वहाँ मुझे मिल गया गज़नफ़र साहब। हमारी एक दोस्त थी शाज़िया, उन्होंने बताया कि तुम इंटर्नशिप करोगे। मैंने कहा कर लेता हूँ। कि नहीं, वो मेरे अब्बू के दोस्त हैं गज़नफ़र अली, उनका प्रोडक्शन स्टूडियो अपना कंबाइन पाकिस्तान में एक ही प्रोडक्शन कंपनी है छोटी सी 1994 में, तो तुम जाके उनसे मिल लो। मैं गया, उनसे मैंने बात की, उनको ठीक लगा और उन्होंने कहा कि तुम जाओ काम करो। मैं कहा आज से? कहते हैं हाँ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो। वहाँ मैंने देखा कि यार कैमरे से और म्यूज़िक वीडियोस से और ड्रामे से और स्क्रिप्ट, ये तो बाकायदा एक एवेन्यू है बहुत बड़ा, जहाँ मैं अपनी बात भी कह सकता हूँ और मैं तो बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ उसके थ्रू। एक पोस्टर बनाना, ग्राफिक डिज़ाइन में लोगो बनाना, ये तो कम है, छोटी चीज़ है। ये करते हैं बड़ी चीज़ें, ये करते हैं, मज़ा आएगा। तो फिर म्यूज़िक वीडियोस बनाना शुरू किए, फिर डायरेक्शन शुरू की, फिर प्रोडक्शन किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर प्रोग्राम्स किए, तो समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे होता है काम। टेक्निकल साइड सीखी, साउंड, म्यूज़िक, लाइटिंग, कैमरा वर्क, डायरेक्टिंग एक्टर्स, डायरेक्टिंग होस्ट्स, मेकिंग सेट्स, तो उससे वो करते 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 तो मैंने कोई 6-7 साल वहाँ पर काम किया। और मैं बहुत जल्दी, बहुत विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स मैं प्रोड्यूसर बन गया था प्रोग्राम का। फिर इतने सारे मैंने प्रोग्राम बना दिए म्यूज़िक के, फिर ड्रामा भी सीखा, फिर कुकिंग शोज़ भी बनाए सीखे। और मुझे कभी भी शौक़ नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ या टीवी पे आऊँ या कुछ। तो 94 से लेके 1998 तक मैं वहाँ काम करता रहा। फिर 97-98 में चला गया अमेरिका पढ़ने के लिए, क्योंकि जो पढ़ाई रह गई थी वहाँ कंप्लीट करनी चाहिए। अमेरिका गया तो नाउ आई हैड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि पढ़ना क्या है। तो मैंने वहाँ पर एक स्कूल था जो कि वोकेशनल बेसिकली एग्जेक्टिव स्कूल था, कॉलेज था। उनकी प्री रिक्विजिट यह था कि अगर आपने कहीं का काम किया हुआ है, अगर आपने कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, देन विल ग्रूम यू फर्दर, तो आप वर्क एक्सपीरियंस लेकर आए। वी डोंट जस्ट गेट स्टूडेंट्स। तो मेरे पास तो बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का, 3-4 साल का। तो उनको अपना काम दिखाया, अपना म्यूज़िक वीडियोस दिखाया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, आ जाओ। तो उनके मुख्तलिफ कोर्सेज थे कि क्या करोगे। तो मैंने चूज़ किया उसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉपी राइटिंग, ये 2 चीज़ें उसके अंदर थी। तो मैंने वो कॉम्बिनेशन बनाया एक, और मैं बात की अपने काउंसलर से, उसने कहा हाँ तुम ये कर लो। तो मैंने वो कोर्स किया एंड बेसिकली इट वाज एसोसिएट डिग्री थी, तो 2 साल की वो। तो वो किया। फिर जब वापस आया तो उस वक्त तक दिमाग इतना पॉलिश हो गया था। देन आई केम बैक एंड आई मेड सबसेट एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। I mean, it's very interesting because mostly this is very interesting choice. मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ की टेक्निकलिटी की तरफ लपकते हुए देखा है, मगर जिस काम की चीज़ के ऊपर आपने हाथ रखा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, और वो इस कदर खूबसूरत उसका एक आउटकम निकला, जिसके बारे में शायद हम ये आराम से कह सकते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन आखिरी बार 50-50 में देखी गई थी। और वो उस तरह की वो स्किट्स थे, जबकि आपके यहाँ सबसेट है जो है एक कहानी किरदारों के बारे में था। एंड वो शूटिंग पैटर्न इट ऑलवेज फेल्ट इट मस्ट बी क्रेजी। इट वाज ओके। सो द थिंग विद इम्प्रोव बोल रहे हैं हम उसको, लेकिन एक्चुअली थक चक्कर ये था कि एक सर्टन वेस्टर्न सोच में लेके बचपन से चल रहा था, बिकॉज मैं यहाँ पर सब पढ़ा था सारे कैम्ब्रिज स्कूलों में, और तो हमारा होता था कि यार ये पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसी होता था। बट वी ऑलवेज अप्रिशिएटेड गुड पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन कहीं तनाइयाँ, शुएब मंसूर, खलील, शहजाद खलील, एंड वी रिमेंबर दिस पीपल, अनवर साहब। सो वी न्यू कि पाकिस्तान मीडिया में कुछ है। यहाँ पर कमाल मदर रिजवी, बड़े बड़े लोग थे, अशफाक साहब। सो वी न्यू, राइट, सो वी न्यू कि ये अच्छे लोग भी हैं इसमें, बट वी ऑलवेज वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांसिस फोर्ड कोपला एंड मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एंड दिस एंड दैट। हमारा था मतलब वही ना कि हमारा था जैसा स्टैनली क्यूब्रिक पढ़ लिया और देख लिया। उसमें तो यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, तो किताबें लाते थे मोटी मोटी फिल्मों की किताबें, उनके अंदर सीन्स पढ़ते थे शाइनिंग के, उसके होता था हमें कि यार ये देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। तो बचपन से वो एक इन्फ्लुएंस था। And we knew more about the West and sadly less about the East. I discovered the East when I went to America and I met some my Pakistani class अपना college mates who were Pakistani, and हमारी वो community सी बन गई थी एक।
उसमें कुछ लड़के ऐसे थे जो बहुत हार्डकोर उर्दू लिटरेचर को पसंद करते थे, तो उन्होंने मुझे बाकायदा एट दैट एज इतना लेट मुझे इंट्रोड्यूस करवाया विद सो मच उर्दू लिटरेचर एंड इंडियन वाह लिटरेचर एंड एंड प्रेमचंद और उन्होंने मुझे पढ़ पढ़ के सुनाया ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज ये होती हैं, और हम लोग पढ़ ही रहे थे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट हो रहा था। तो उसमें कुछ इंडियन लड़के थे, कुछ सिख थे, कुछ लाहौर के लड़के थे, लाहौर के 2 लड़के थे बड़े ज़बरदस्त थे, दे टॉट मी अ लॉट अबाउट उर्दू लिटरेचर एंड मेरे काफ़ी परसेप्शन वहाँ बदला। तो फिर वो एक अच्छा इम्तजाज हो गया, इंग्लिश उर्दू लिटरेचर का मिक्स, मज़ा आया, तो वो वहाँ से कुछ सीखा। तो आप जब यूनिवर्सिटी के माहौल में होते हैं ना, स्पेशली इन कंट्री लाइक अमेरिका और इवन यूके, आपको मुख्तलिफ लोग ऐसे मिलते रहते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। आपको पाकिस्तान के वो बेसिक लोग नहीं मिल रहे होते, आपको अनयूजुअल क्रॉप मिल रहा होता है, तो उनसे बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर हुआ। उसके बाद फिर किसी ने, फिर मैं पाकिस्तान वापस आया तो आते तो सबसे पहले नहीं बन गया, तो मैंने वो एक कहानी डेवलप की, उसको टेलीफिल्म के फॉर्म में लिखा पहले, उसमें किरदार डेवलप हो गए। उस वक्त तक मैं उसमें एक्टिंग करने का बिल्कुल भी नहीं था, मैं खाली डायरेक्ट करना चाह रहा था, ओके और लिखता मैं खुद ही था। फिर मानी मुश्तबा मिल गए, 2 राइटर्स अच्छे, अपना मानी और उसका पार्टनर मुझी, तो उनसे दोस्ती हुई। फिर उनको बुला बुला के लिखवाना शुरू किया कि लिखो 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 लिखो, इसको करते हैं, मैं मैं ऐसा, मैंने ये सीन लिखा है, इसको और बेहतर करो, और बेहतर करो। वो करते 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 एक टेलीफिल्म बाकायदा प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर्म में डेवलप हो गई। ओके टेलीफिल्म डेवलप हो गई तो उसकी कहानी स्टार्टिंग टू एंड एक कंप्लीट कहानी थी। तो जब वो इंडस विजन लॉन्च हुआ जमफर साहब का, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझसे कुछ करवा लेना, तो ये गलत है, हम तो पुराने दोस्त हैं, हम तो कंबाइन में इतना से काम किए, आपका चैनल हो गया, आप कहने लगे करो क्या बनाओगे। मैंने कहा कि आप बताएं। मैंने कहानी सुनाई ये वाली, कहें बहुत अच्छी है, इसको एक सिंगल टेलीफिल्म में क्यों कर रहे हो, इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा सीरीज़ कैसे करेंगे टेलीफिल्म की, अरे यार तो मेरी पूरी फिल्म ख़राब कर दी आपने। अब मैं सोचने पड़ गया। फिर मैंने मानी से कहा, मैंने कहा मानी एक काम करते हैं यार, इसको करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स जस्ट डू इट एज अ एपिसोडिक। तो हमने वो किया, तो वो मुझे समझ में आ गया पैटर्न कैसे करना है उसको। फिर मैंने उसको 1 बनाई, 2 बनाई, 3rd एपिसोड तक मैं पकड़ गया फॉर्मेट, क्या ये होगा। तो पहले 5-6 एपिसोड तो लिखवाते रहे हम डायलॉग के साथ, फिर मैंने बोला ज़रूरत नहीं है इसकी, हम इम्प्रोव करेंगे। तो वो इम्प्रोव इस तरह हुआ। आई सी इम्प्रोव में चक्कर क्या है, टेक्निकली स्पीकिंग, इम्प्रोव कैन ओनली वर्क व्हेन द टीम हु इज़ गोना डू द इम्प्रोव और कोई कमराडरी हो, आपस में दोस्ती हो, चाय के होटल बैठ के चाय पीते हो, बातें हो, एक दूसरे के इनसाइड जोक समझते हो, अपनी बिहेवियर समझते हो, आंखों के इशारे समझते हो, तब वो इम्प्रोव बिकम्स बेटर एंड यू नो कि अच्छा ये बोल रहा है, तो यू नो वेयर इज कमिंग फ्रॉम। अब ये ऐसा हो नहीं सकता इम्प्रोव कि आप उठाएं मुँह उठा के 1 हफ्ते बाद मिलें, बस यहाँ बैठें और अब इम्प्रोव शुरू कर दें, तो वो रफ रॉ अजीब सा बनेगा। वो जो अच्छा जुड़ा हुआ इम्प्रोव बनता है ना, वो तब बनता है जब आपकी कमराडरी हो। तो मैं, टीपू, मानी, सलमा, हम लोग साथ होते थे हमेशा, यहाँ भी जा रहे हैं साथ जा रहे हैं, कोई इवेंट वहाँ बुलाया हम साथ चले गए। मानी का फोन आया, सुन उन्होंने बुलाया चलेंगे, चलेगा, मैं कहा चलो। फिर टीपू ने फ़ोन कर दिया, यार वो फला जगह जा रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे इन्विटेशन आया था, तुम लोग को आया था, इस शादी पे भी साथ जा रहे हैं, तो किसी फंक्शन में साथ जा रहे हैं, कहीं पे चीफ गेस्ट हैं, कहीं कुछ है, कोई ना कोई इस तरह का ड्रामा लगा रहता था। तो इस तरह बहुत मुलाकातें आपस में होती थी, तो इसमें वो फिर वो एक टीम सी बन जाती है, फिर इम्प्रोव का मज़ा आता है। आप जो एक मजमूई तासुर है टेलीविज़न इंडस्ट्री का हम सब पर, और हम जानते भी हैं कि ये तासुर गलत भी नहीं है, वहाँ ये बात सुनने को मिलती है कि सेट पर मिले, बातचीत हुई और शूटिंग ख़त्म, तो वो एक सोशल और घर चले कॉन्डक्ट, गए। हाँ एक सोशल कॉन्डक्ट है। बट व्हाट यू आर सेइंग, उसमें महसूस हो रहा है कि असफर एक ऐसे फ़नकार हैं जिनके लिए दोस्ती और फ़न एक साथ है, अगर नहीं है तो काम शायद उस तरह नहीं हो सकता। देखिए कोलैबोरेटिव आर्ट है ना, हम जो काम करते हैं, इस इज़ नॉट अ वन मैन शो, ठीक है, इसमें तो कोलैबोरेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो आप जिनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, अगर आपकी उनसे कमराडरी या दोस्ती नहीं है, हाँ और वो टीम अच्छी जेल नहीं हुई, लड़ रहे हैं आपस में, झगड़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो कभी सक्सेस नहीं हासिल हो सकती। हर किसी के अपने अपने एंगल्स निकल आते हैं, तो यू डोंट वांट अ पॉक्यूपाइन कल्चर, यू वांट। क्या हाँ, ये वजह है जो आप कम काम करते हैं? वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ टीम वर्क को। हाँ मैं हमेशा जब भी कोई टीम बनाता हूँ, तो मैं पहले सोच लेता हूँ कि मुझे इन लोगों को कास्ट करना है, ये मेरा डीओपी होगा, ये मेरी टीम के लोग होंगे। जो मुझसे अड़ी कर रहा है,
नॉट बिकॉज कि मेरी अथॉरिटी को अंडरमाइन करा, नहीं, जो मुझसे अड़ी करेगा सेट पे, वो सेट का माहौल ख़राब करेगा, मज़े की चीज़ नहीं बनेगी। बिकॉज आई लाइक टू एन्जॉय माई वर्क, आई लाइक टू डू थिंग्स जिसमें मज़ा आए, आप घर जाए थके हुए महसूस ना करें, बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता मैंने ज़िंदगी में कोई हार्ड वर्क नहीं किया, कभी भी नहीं किया। बिकॉज मैं जो भी काम करता हूँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आने में क्या हार्ड वर्क तो वही, जैसे मज़ा ना आए तो हार्ड वर्क हुआ ना। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी भी हार्ड वर्क महसूस नहीं हुआ। इसलिए व्हेन पीपल मीट मी एंड दे कम टू माई सेट, दे फील कि काम तो करता नहीं है। मेरे किसी भी साहब सेट पे आए, आई एम ऑलवेज लाफिंग एंड जोकिंग एंड डीओपी को भी तंग कर रहा हूँ और एक्टर से भी मस्ती मजाक कर रहा हूँ। तो सीरियसली काम क्यों नहीं हो रहा? ये कब होगा काम? वो उस वक्त काम हो रहा होता है, सारा काम हो रहा होता ये है, काम ही है। ये काम है और मज़े से हो रहा होता है। Yeah. हमारे यहाँ ये तासुर है, बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो, मेहनत में अजमत है ना, ये मेहनत को उन्होंने एक नेगेटिव चीज़ बना दी है कि मेहनत का मतलब ये है कि आप सर पकड़ के बैठे हुए हो, पसीने आ रहे हो, मर रहे हो आप, ये है मेहनत। दैट्स नॉट मेहनत। मेहनत इज़ बेसिकली व्हाट यू, मेहनत आप कर चुके होते हैं, घर पे सारा करके आते हैं आप सेट पे। मेहनत तो आप कर रहे हैं ना। वो तो अगर आप सुबह 8 बजे शूट स्टार्ट कर रहे हैं और अगले दिन रात को सुबह 3 बजे ख़त्म कर रहे हैं शूट, तो इतने आवर्स लगा दिया आपने, 18 घंटे, तो मेहनत ही हुई ना, और क्या हुआ? और मेरे ख्याल से आप मैंने क्योंकि अब ये देख भी लिया हालिया आपका काम का अंदाज, हमने साथ काम किया। काम, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक अलग तरह की मेहनत है कि टीम को एक बनाया जाए। ये जो जोक्स हैं, ये ख्याल रखना है कि तुमने चाय पी ली या नहीं, उसका गला ख़राब था, या शूट सीन के दौरान भी कोई जोक क्रैक कर देना। हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मुझे याद है कि एक बहुत सीरियस सीन था, बट यू जस्ट सेड समथिंग टू मी फिर हंसी एंड आई आने लगी। रिस्पॉन्डेड टू यू। और आई घर आई थी जब मैं, तो मैंने सोचा, मुझे उस लम्हे एहसास नहीं हुआ कि जो खामोशी या जो आपको एक तसल्सल चाहिए होता है, वो मेरी जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक नहीं हुई। क्योंकि वी वर एक्चुअली थ्रू आउट इन द डे, हमें पता था कि हम सब एक दूसरे से इतनी बातें कर रहे हैं कि वो बातें काम का हिस्सा हैं। एज ए डायरेक्टर कुलसुम होता ही है कि अगर मैं आपको किरदार में ढाल दूँ, मैं कह दूँ कि कुलसुम आपका कैरेक्टर ये है, ठीक है, और एज एन एक्टर आप पकड़ लेते हैं चीज़ कि हाँ ठीक है, मेरा कैरेक्टर ये है कि अब आपका कैरेक्टर मैं बनाया है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी लड़की का जो लेट्स से आर्टिस्टिक है, थिएटर करती है, वो ब्ला ब्ला से इस तरह का एक्टर है। अब मैं आपको बोलूँ कि अब तुम जो इस सीन में तुम एक काम करो, तुम एक बहुत शिलमिल सा वो पहन लो टॉप, और ठीक है, और तुम वो वाले बालों को पिंक कर लो, और तुम क्लब जा रही हो, तो बोलेगी मेरे कैरेक्टर ये नहीं है, मैं नहीं करूँगी, आई विल नेवर डू दिस, माई कैरेक्टर विल नेवर डू दिस, आई माइट डू दिस बट माई कैरेक्टर विल नेवर डू। तो वंस द एक्टर इज इन कैरेक्टर, फिर अगर आप इसमें जोक भी करते हैं ना, तो वो उसको 3 सेकंड लगते हैं वापस उसमें आने में, तो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं होती। बट एफर्ट डायरेक्टर की होती है कि उस कैरेक्टर में उसको डाल के देख ले एक बार, अगर उसने देख लेना कि हाँ ये बन गया कैरेक्टर, फिर आप उसके साथ उसको हिलाएंगे झुलाएंगे, वापस वहीं आ जाएगा, इसलिए करो रबर बैंड। इनफैक्ट कुछ उन दिनों में तो मुझे ये भी महसूस हुआ दैट आई रिस्पॉन्डेड यू एज माय कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इवन इन मेकअप यू वर डूइंग दैट, बिकॉज तुम्हारी आंखें चलती थी, मेरी रिश्ता चलती थी, तुम्हारी आंखें यूं करती थी। एंड आई थिंक मुझको मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मुझे इस किस्म का तजुर्बा अभी तक नहीं हुआ है कि डायरेक्टर समटाइम्स आप एक बीइंग एन एक्टर आपको लगता है कि अच्छा ये मेरी स्पेस है, आपने मुझे ये बता दिया, बट आई फेल्ट दैट वी वर क्वाइट इन वन लाइन कि जब आप कभी मुझे आपने ये भी कहा है कि ओके अब इस तरफ से देखना शुरू करो और वहाँ रुक जाना, एंड हैविंग इन द शॉट, और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। और मैं जब उसका देख भी रही थी प्लेबैक, तो मैं सोच रही थी कि ओके दैट्स समथिंग असल में बारीकी। आई थिंक आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि असल में जो लोग देख रहे हैं कि असल में हम क्या बात कर रहे हैं, एक हमने प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली किया है जो चल रहा है, कुछ महीने चल रहा है, अभी उसकी आधी शूट हुई है, अबाउट 40% हुई है, 60% रह गई है। तो इनके कुछ सीन्स हमने रिकॉर्ड किए और शी इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर पार्ट इन इट, और साथ में इनके सरा असगर भी हैं, वो भी प्ले कर रही हैं पार्ट, और इनका बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, लेकिन ये इन पर सूट बहुत करता है। और उनको कास्ट ऐसे किया था कि पहले इनका सोचा, फिर वो पार्ट लिखा मैंने कहा नहीं यार ये कर सकती है, ज़बरदस्त करेगी, अच्छा है, मज़े का, तो वो देखेंगे तो मज़े करेगी। इट्स अ फिल्म इन सेंस कि इट्स वन लॉन्ग नैरेटिव, स्टार्ट टू फिनिश, एपिसोडिक नहीं है वो, और वो हम कहाँ चलेंगे क्या करेंगे बाद में देख लेंगे, लेकिन वो बना रहे थे और वो हमने उसके कुछ शूट किया, तो उसमें जो किरदार था वो डिफ़िकल्ट था, और हमने काफ़ी एक्सटेंसिव शूट की उसकी, हमने कुछ 7-8 दिन किया, उनके 3 दिन का काम था, 3 दिन इनके साथ भी किया, तो वो जो बन के निकला उसमें इतना मज़ा हमें आया। अब हमने रोका है, अब रोकने से फ़ायदा पता है क्या होता है, बीच में रोक देते ना काम, तो जो आपने किया होता है वो फिर आपके अंदर घूम रहा होता है,
सो नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं सेट पे तो यू नो अ लॉट मोर अबाउट इट, यू नो Yeah. अब आपको इतना उतर चुका होता है आपके अंदर के, Yeah. तो हम सेट पे आप जाएंगे तो तेज काम भी होगा और प्रॉब्ली ज़्यादा मज़े का होगा। हम तो मज़े का होगा, वेट कर रहे हैं, आप कब कहते हैं कि जनाब शूट वो शुरू होने वाली अभी सर वाज जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, सो माशाल्लाह। आई वाज होपिंग कि वो माशाल्लाह। अब थोड़ा रिकवर करे तो फिर हम करते हैं। इट वाज अब तो आपने इतनी तफसील भी बता दी, मैं थोड़ी सी दो बातें और इस तरह कर सकती हूँ कि मुझको ये इतने क्विक है असफर का काम करने का अंदाज में। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एज एन एक्टर जो मुझे महसूस हुआ कि वो अदाकार शायद इंजॉय ना करे असफर के साथ, स्ट्रगल करे, जो एक्चुअली ये सोच रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़ी तेज़ रफ्तारी से बता रहे हैं पर ऐसे हो कहाँ सकता है, जबकि वही वक्त है कि आप जस्ट जॉइन द वेव। आप देखिएगा कि वो जो इन्फेक्शियस इलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ एनर्जी हैज़ फॉर एन एक्टर कि आप अगर बस उसे आप पकड़ें और आप भी उतनी रफ्तार से काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअली राइट, बिकॉज ये होता क्या है कि व्हेन समटाइम्स आई टेल समथिंग, मैं डायरेक्ट करता हूँ किसी लड़की, स्पेशली एक्ट्रेसेस स्टार, मर्दों को कम होता है ये मसला, एक्ट्रेसेस का मैं देखा है, मैं टेल देम कि तुम देखो यहाँ से आओगी ये करोगी तो एकदम घूम करके मुड़ जाना, ये बता देता हूँ, मैं तेज से बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ। अब मैंने करके बहुत सारा बोल दिया, तो जब मैं जाता हूँ तो वो एडिया किसी से बोलती है क्या बोले? ये तो गलत है, ये तो गलत ख़राब लगेगा, ये सही लगेगा नहीं, हाँ, ये मैं करूँगी तो सही नहीं लगेगा। वो मुझे पता होता है कैसा लगेगा, वो करेगी तो मुझे पता है ना कि इसकी कटिंग भी तो होती है कोई चीज़, एडिट भी तो कोई चीज़ होती है, म्यूज़िक लगेगा, उससे एनहांस होगा, वो तुम्हारा टर्न, तुम्हें वो ऑकवर्ड टर्न लग रहा होगा उस वक्त, लेकिन जहाँ से मैं काटूंगा वो ठीक लगेगा। या तो ये क्योंकि एक्टर को एडिटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि जो मांग रहा है ये क्यों मांग रहा है। हाँ। वो जो पहले का ऑकवर्ड एक्शन है वो मैं इसलिए मांग रहा था कि तुम्हारा टर्न का फ्लो सही बन जाए। आपको लग रहा है पूरा ऑकवर्ड एक्शन करवा के ये एकदम से करवा रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है, आप अपना काम करें ना, गलत सही तो मैं कर रहा हूँ ना, आप करें। ये ऐसा डायरेक्टर बनना जो जो एक एक्टर को आई बॉल की डायरेक्शन दे। आई एम डाइंग कि वो कहानी सामने आए और आप फिर ये कनेक्ट करें इस कॉन्वर्सेशन से उस वक्त जो, और बिल्कुल वैलिड ये, और फिर उसमें ये बातें भी जहन में रखना कि चलिए मैंने तो आपको वो अजाब नहीं दिया जिसका तज़किरा आपने किया, या शायद दिया भी होगा, अभी आप बोल नहीं नहीं होंगे, नहीं, आपसे नहीं है वो मामलात नहीं थे। मगर ये इस किस्म के रेडियस पे काम करने में नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर यू स्टिल गो फॉर दिस डीप डायरेक्शन और यू जस्ट अवॉइड? Okay, so I tell you my background in this. I haven't studied direction from a college or a school or anything, right? Direction has been taught to me by my mentors. So those mentors were actually greats of PTV. ठीक है, PTV के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनसे साथ बैठ के उनके सेट पे जाके या उनके किसी ड्रामे का हिस्सा बन के या वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैं उनको शैडो कर रहा हूँ, इस तरह मैंने सीखा है ना ये काम। तो जो आई बॉल मूवमेंट है और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मुझे सिखाई गई थी वाइल ऑन सेट व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं इस फील्ड में 21 की एज में आ गया था, माशाल्लाह। तो 23-24 पे आई वाज डायरेक्टिंग प्लेज एंड एवरीथिंग। तो गज़नफ़र साहब एक प्ले कर रहे थे और उन्होंने वो पाकिस्तान का पहला सोप ऑपरा था 100 किस्तों का, तो वो सोप की एक टेक्निक होती है करने की, सीरियल की, जाल नाम था उसका, हाँ जाल राइट, बिल्कुल आपको याद है, जाल था। और जाल ड्रामा की 100 किस्सें थी, तो मैंने 25 तो पहले खाली असिस्ट किया ना, देखता रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देन इन द मिडल बाबा जी वुड से, बाबा जी वुड से कि ओए इधर आ लड्डू, इधर आ, चलिए वाला सीन तू कर, मैं देख रहा हूँ। ये आपका निकनेम था? लड्डू इस तरह की बहुत सी बातें बोलते थे प्यार में, ये तू कर मैं देख रहा हूँ। अब बाबा जी पीछे बैठ गए, किसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना सीन कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। वो मॉनिटर देख रहे थे बीच में, कहते यहाँ से एकदम मुड़ गई है तेज, इसने लुक करा दी है, नहीं स्लोली नायला जाफरी वाज एक्टिंग कि नायला थोड़ा सा ना आँखें आहिस्ता आहिस्ता। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बाबा जी कैसे वो आँखें मूव करे, झटके आए उसमें मूवमेंट में, तो कहने लुक एट माय फिंगर, देन फिर वो फ्लो होती थी मूवमेंट की, कहते अब बगैर उंगली करो, हाँ ये शॉट कैप्चर करो, तो वो सिखा दिया, कर लिया। तो अब आई डोंट नो ये शॉट ले रहे हैं कहाँ लगेगा। फिर असल में जो सीखता है बंदा वो एडिटिंग पे जाके सीखता है कि शॉट तो ले लिए सारे, अब एडिटर बैठे एडिटिंग पे गए, फिर आपने वो शॉट लगवाया, एडिटर ने वहाँ पर बीच में वो लगाया, वो साइलेंट है, बंदे ने बोला कि फॉर एग्जांपल अब मोमेंट आप मैं बताता हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। मियाँ ऑफिस से आया, बीवी को शक है कि ये ऑफिस से नहीं आ रहा, और वो मियाँ का शॉट है कि वो आता है, उससे आंखें चुराता है एंड ही वॉक्स टू द बाथरूम, चला जाता है। तो उसने आई लेवल दिया मूवमेंट का उसका,
वहाँ कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन वहाँ म्यूज़िक है। वो म्यूज़िक उसके दिल में जो हो रहा है, दिमाग में जो हो रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो वहाँ पर लगता है ना, जैसे वायलिन ख़राब हो गया, इस तरह की साउंड लगती है, और वो मूवमेंट आती है तो सिंक हो जाता है। अब आपने मोमेंट क्रिएट कर दिया, अब ऑडियंस सोच रही है कि अब पता नहीं बाहर निकलेगा तो क्या होगा। हाँ ठीक है, और बाहर निकला तो उसने बाहर निकलते उसको मज़ीद अवॉइड कर दिया, हाँ तो उसको और, अब वो म्यूज़िक चेंज हो गया और उसको और गुस्सा आया। अब आपने ये बिल्डअप करना है, बिकॉज आपको पता है लिखा हुआ है उसमें फुल फड्डा है। तो अब आई टेल यू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायरेक्शन। वो ये होता है कि डायरेक्शन में जो स्क्रिप्ट होती है वो आपकी गाइडलाइन होती है, राइट। असल में जो है ना वो स्क्रीन प्ले है, असल में तो वो डेवलपमेंट टू द डायलॉग है। डायलॉग से पहले क्या हुआ, हर फिल्म में आई लव यू होता है, उससे पहले क्या हुआ इंपॉर्टेंट होता है, लव यू इंपॉर्टेंट नहीं होता, और उसके बाद क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बुरे डायरेक्टर्स होते हैं वो लव यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, सर लव यू रिकॉर्ड हो गया, बन गई फिल्म, राइट। लव यू इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लव यू से पहले वहाँ तक बात पहुँची कैसे, वो है सारा डायरेक्शन। डायरेक्शन लव यू रिकॉर्ड करना नहीं है। सो गुड डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड प्रोग्रेशन, दे अंडरस्टैंड वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। अब ये हमारा क्राफ्ट है, उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं करने के। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसका मर्डर होना है, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। एक एवरेज डायरेक्टर होगा वो इस तरह कर देगा कि वो काम कर रहा है, उसको ठक ठक की आवाज़ आई, उसने यूँ देखा, पूछा कौन है, कौन है, ठक से दरवाज़ा खोला, बंदे ने गन निकाली, शूट कर दिया, राइट। कुछ थोड़ा बेहतर डायरेक्टर होगा, वो इस तरह करेगा कि वो काम कर रहा है, लैम्प जल रहा है, थोड़ी डिम सी लाइटिंग है, पीछे ठक होता है, तो वो दिन उठता है, चौंकता है, कहता है कौन है, मियाँ, बिल्ली की आती है, उसके कहता है अच्छा बिल्ली है, वो बिल्ली को उठा लेता है, उसको प्यार व्यार करता है, फिर टक होता है, वो देखता है सामने, ठक दरवाज़ा खुलता है, बंदा निकलता है, ठा शूट करता है, मजा। कुछ थोड़ा बेहतर डायरेक्टर होगा, वो उसको और प्रोग्रेशन देगा, वो लिख रहा है, लाइटिंग और थोड़ी डिफरेंट है, उसके कपड़े क्या हैं वो उसका ख्याल करेगा, कुर्सी कौन सी उसका ख्याल करेगा, कमरा कैसा है उसका ख्याल करेगा, पहले उसका कैरेक्टर दिमाग में रख के बनाएगा, फिर वो दिखाएगा कि यहाँ पर वो लिख रहा है, और फिर वो कट करके दिखाएगा एक बंदा उसका खाली पाँव है, वो ठक ठक चढ़ रहा है सीढ़ियाँ, फिर दिखाएगा ये लिख रहा है, ठक ठक की आवाज़ है, इसने बोला कौन है, मैं आऊँ, बिल्ली उठा ली उसने, बिल्ली को प्यार किया, कट, वहाँ पर दिखाया बंदा ग्लव्स पहन रहा है। अब वो आपको वहाँ तक लेके चलेगा साथ। फिर वो आया, अंदर हुआ, इतने में दिखाते हैं कि उस बंदा जो है उसको, उसकी शॉट आता है आँखों का, वो फ्रेम इन होता है, वो देखता है इसको, ये बिल्ली को प्यार कर रहा है, फिर टक होती है, देखता है ऊपर, उसका शॉट आता है आँखों का, इसका शॉट आता है आँखों का, बिल्ली देखती है ऊपर, फिर वो गन निकालता है, वो यूँ करता है, ठा साउंड आती है, इसको नहीं दिखाते, कैमरा जाता है बाहर, दूर से एक देखते हैं एक फ्लैश हुआ किसी बिल्डिंग में, ठा, और फिर वो, तो हर डायरेक्टर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ काम करता है, और दैट इज़ डायरेक्शन। इसको और एनहांस करते जाएं आप, इसको और बेहतर करते जाएं, उसके लिए क्राफ्ट आना ज़रूरी है। तो ये लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, ये तो आप दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, आपको इसके लिए एडिटिंग आनी चाहिए, म्यूज़िक का कंट्रोल आना चाहिए, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कैमरा वर्क, शैडो, लाइट, ये पता होना चाहिए। सो अब देखें, फिल्म मेकिंग या फिल्म मैं समझता हूँ इज़ द एपिटमी ऑफ फाइन आर्ट। सारे फाइन आर्ट हैं इसमें, फ्रॉम डांस, म्यूज़िक, सेट का लगा लें तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, आप कोई भी पोइट्री, डायलॉग, लिटरेचर, कोई भी चीज़ उठाएं आप इसमें, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सब है इसके अंदर। दिस इज़ अ अमेलगम ऑफ ऑल द फाइन आर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये डिफ़िकल्ट है, आपको तकरीबन हर डिश का कुछ कुछ तो पता हो तो आप फिल्म बना सकते हैं ना। अब जो फिल्म बना रहे हैं उनको सिर्फ एक डिश का पता है, म्यूज़िक का, तो उनकी फिल्म का म्यूज़िक अच्छा होता है। किसी को पता है एक्टिंग का, तो परफॉर्मेंसेस फिर बेहतर होती हैं। यू नो, किसी को स्क्रिप्ट का पता होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता होती, वो फिर भी अच्छी फिल्म बनाएगा। इसको लिटरेचर, एनीबडी हु नोज लिटरेचर कैन स्टिल मेक अ बेटर फिल्म। थोड़े टेक्निकल फ्लॉज होंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट कहानी सही ना देगा सही। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिश, तो हम, क्योंकि मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किए हुए हैं जी, तो म्यूज़िक का पता है, अम्मा आर्टिस्ट, पेंटिंग का पता है, डांस का पता है। बिकॉज डांस का इसलिए पता है बिकॉज हमने प्रोजेक्ट किया था ड्यूरिंग कॉम्बाइंड डेज बैक इन 90s। निगत चौधरी परफॉर्म कर रही थी और हमें जाकर उनको रिकॉर्ड करना होता था। तो उन्हें कथक की वो देती थी एक्सप्लेनेशन के, देखो ये मूवमेंट कबूतर की, ये उसकी, ये मोर की, ये फलाना, वो बताती थी चीज़ें। तो आप सीखते थे, आप पैर की मूवमेंट समझते थे, फिर उनसे बात करते थे। तो थोड़ा सा वो भी चका हुआ है ना, तो कुछ तो पता हो ना, क्लासिकल डांस क्या है, पॉप डांस क्या है, कुछ तो पता हो, कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ईस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो अ गुड डायरेक्टर नीड्स टू नो
some of these fine arts, if not all, but he should know these. पढ़ी हो फिलोसफी, साइकोलॉजी का पता हो, कुछ थोड़ा थोड़ा कम पता हो, लेकिन पता हो, तो फिर वो कुछ उसमें से निकाल सकता है. इस वक्त जो इस वक्त तक जो फिल्में हमने बनाई हैं, समझ लीजिए कि गुज़श्ता 20 बरस में, उस जर्नी को आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के किस तरह देखते हैं? I would still say Shoaib Mansoor had a better idea because he had something to say. Shoaib Mansoor ने फिल्में बनाई हैं. शोएब साहब का अच्छी बात ये थी कि बिकॉज ओल्ड हमारे मास्टर्स में ये बड़ा नाम है, तो ही मेड अ फिल्म बिकॉज ही हैड समथिंग टू से. उनको तकलीफ दे रही थी ये बात कि उनका करीबी दोस्त जमशेद वो कैसे पॉप छोड़ के कैसे बन गया मौलवी, कैसे बन सकता है, वो क्यों इतना रिलीजियस हो गया है, क्या हुआ, ठीक है हो जाता, गाना छोड़ता, गाना गाता रहता. तो उन्होंने खुदा के लिए बनाई, उसको दिमाग में रख के वो कॉन्सेप्ट उसको उनको इतना हर्ट किया था कि ही वो पेपर पे उतार दिया उन्होंने, उसको बना दिया फिर. राइट, फिर बोल ब्रिलियंट. उनको ये चीज़ तंग करती थी यार कि बेटी पैदा होगी तो क्या अजाब हो गया, क्या मुसीबत हो गई इस मुल्क में. सबको बेटों की ख्वाहिश है, चलो अगर हो भी गई है तो उसको फिर लूज छोड़ो, फ्रीडम दो. खुद कुछ भी करता फिरता है मर्द, और बेटी को नहीं. तो वो भी एक टॉपिक था जो वाज एक्चुअली एंगरिंग हिम. राइट, सो जितने और मैंने फिल्में देखी उनमें किसी को कोई गुस्सा नहीं था, बस वो बना रहे थे क्योंकि उनको बॉलीवुड जैसा बनाना था कुछ. बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई जो बिल्कुल बस बॉलीवुड लगे, किसी तरीके से वैसे ही गाने हो जाएं, चीज़ें हो जाएं, ये हो जाएं. उनमें कुछ जो कदरे बेहतर हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ नबील एंड फिज़ा, बिकॉज उनके पास कुछ कहने को है. जो बातें उनको तकलीफ देती है फिज़ा को एज राइटर, इवन नबील को, कि यार हम रिश्वत लेते हैं, तो उन्होंने उस पर बना दी एक, यू नो, एक्टर इन लॉ अच्छी थी. यू नो मेरी फेवरेट फिल्म इज एक्टर इन लॉ है आउट ऑफ ऑल दीज, बिकॉज टेक्निकली वेरी वेल डन. इट्स स्टिल गॉट अच्छा मज़े का उसके अंदर बैलेंस है ऑफ, है ना, ह्यूमर एंड अच्छा मैसेज भी है, एक्टिंग भी बहुत बेहतर है. तो दैट वे इज़ अ बेटर मेड फिल्म. बट कंटेंट वाइज आई थिंक शोएब साहब अभी भी जीतते हैं. और बाकी लोगों ने बनाए. हाँ, मूर आल्सो वाज समथिंग. मूर वाज लिटिल कंफ्यूजिंग एज अ फिल्म, एज अ डायरेक्टर. अगर अपनी आप बात घुमा के कर रहे हैं ना, तो इससे बेहतर आप सीधी फिल्म बना दें. देयर सो मेनी गुड फिल्म्स इन द वेस्ट दैट हैव अ वेरी वन लाइन कॉन्सेप्ट, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई हैं. बाकी सब किरदार कर रहे हैं काम. तो मुझे जामी की फिल्म में बस ये लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, ट्राइंग टू हार्ड लगा मुझे. बस ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया. उनका भी काफी चैलेंजिंग प्रोसेस था. कभी ये बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट भी चेंज हुई, सुना मैंने काफ़ी बार चीज़ें बदलती थी, होती थी, बट दैट्स ऑल राइट. दैट्स बी फर्स्ट फिल्म में सब पीपल गो थ्रू दैट, इट्स ऑल राइट. बट आई जस्ट फील दैट इट्स, देखिए दंगल है, दंगल इज़ अ वेरी वन लाइन स्टोरी, स्ट्रेट. हो क्या रहा है, किरदार कर रहे हैं सब कुछ. बिकॉज वी फेल टू रियलाइज दैट a good story can actually is really that's coming out from human behavior and human relationships. It's not about camera angles, it's not about top shots, and it's not about dance and music. It's about the association between two human beings. सारी फिल्में इसके इर्द गिर्द बनती हैं और मज़ा आता है देखने में उनको, बिकॉज आप उनसे रिलेट करते हैं. यू नो, ह्यूमन बिहेवियर पे अगर आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ इट मेक सेंस, मज़ा आता है. हम लोग फंस जाते हैं कि जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी तो उस वक्त तक वो शायद आर्टिस्टिक नहीं होगी. सो लेट्स नॉट बी सो एब्स्ट्रैक्ट. हम लोग बहुत छोटी, अभी बहुत मेरा ख्याल है ऐसी स्टेज पे हैं जब हम शायद बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं. हमारे पास हमें वी नीड एज डायरेक्टर्स और राइटर्स वी नीड क्लैरिटी. बहुत कम राइटर्स पाकिस्तान में देखा मैंने अभी जिनके पास बड़ी क्लैरिटी है ऑन देयर प्रिंसिपल्स. यू नो, जफ़र मिराज टाइप राइटर्स हैं, उनके पास बड़ी क्लैरिटी है ऑन हाउ दे सी द वर्ल्ड, हाउ द सोसाइटी, नॉट हाउ सोसाइटी शुड बी, बट हाउ सोसाइटी इट इज़ टू हिम. वो उसकी बुनियाद पे एक कहानी बना लेते हैं, विच इज़ ग्रेट. कन्फ्यूजन वाले जो राइटर्स होते हैं ना, जिनके अंदर ये है कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यार हिट तो ये होगा, ये बना देता हूँ. तो जो आपको होनी चाहिए उस पर बनाओगे तो you are true to the art. You know, allow me to say, असफर, ये तो कहीं नहीं हो रहा. हमारी टेलीविज़न में नहीं हो रहा, हमारी फिल्म में नहीं हो रहा. थिएटर हो रही थी, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन और फाइनेंस कंस्ट्रेंट इतने हो गए. जहाँ हो रहा था वहाँ पे भी मुझे ज़ाती तौर पे ये था कि हम ओरिजिनल प्लेज नहीं करते. तो अब ये सब हो ही नहीं रहा. I believe in this learning stage तो ओरिजिनल प्लेज नहीं करने चाहिए.
मास्टर्स हैं, क्लासिक्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लिखा हुआ है, उन्हीं को करें. इस पे थोड़ी बात करें. डिबेट हो सकती है उस हाँ, पर. इस पे क्योंकि आई फील ओरिजिनल प्लेस के लिए सबसे पहले तो आपको वो उन मास्टर्स को रट्टा, मतलब आपके अंदर रच बस गए हों, पता हो, तो फिर आप मज़े की चीज़ अपनी, हाँ, अटेम्प्ट करते रहे, बनाते रहे, करते रहे, होता रहेगा, अच्छे मज़े की चीज़ें निकलेंगी. लेकिन मुझे लगता है कि इतने पुख्ता हम हैं नहीं अभी कि हम ओरिजिनल करें और बहुत अच्छा कर जाएं. मुझे आपसे सिर्फ इस बात पे इसलिए बात करनी है क्योंकि ये मेरी बहुत स्ट्रगल रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी कहानी जो है वो विलायत के किसी किरदार के रास्ते से देखते हैं तो ना उस ड्रामा निगार को कुछ हासिल होता है और ना ही आपके लिए. Adaptations तो आप कर सकते और मास्टर पीसेस जितने भी हैं वो अपनी बातें कहते हुए बने हैं. वो दुनिया में. इसलिए देखिए दुनिया में क्या वो हुआ है कि इसलिए आई एम जस्ट नो, ट्राइंग आई टू से अंडरस्टैंड योर पॉइंट. कि अगर आप जिनको अब यहाँ अपनी बात नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कि तो उनकी. और हाँ, मुझे यहाँ थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि अब तक जितनी गुफ्तगू आपकी हुई थी वो इसी बारे में थी कि हम अपने बारे में बात करें, हम वो कहें जो हमारे मन में है. सो ओरिजिनल प्लेस तो एक्चुअली एक वही आर्टिस्टिक लाइसेंस है जिसके बारे में असफर अभी तक बात करते आ रहे हैं कि हम वो मैं बात तो खुद कहें. ये किया, मैं तो खुद ये किया. और बड़ा आपने ओरिजिनल काम बहुत किया. हाँ. So, और लेकिन आप उसे किस जुमरे में, अपने ही ओरिजिनल काम को किस जुमरे में डालते हैं फिर? यार मैं पता है मैं बताता हूँ. देखिए इसका छोटा आंसर देता हूँ मैं. देखिए आपको जाना हाँ, वरना मैं लंबा देने लगा था. छोटा आंसर ये है कि मेरे अंदर भी वही है जो मैंने एक्वायर किया फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम माई एजुकेशन एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव, जो मैंने पढ़ा या सीखा या मैंने सुना और मैंने देखा, उसी को मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ ना. हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं सिर्फ मॉडर्नाइज कर रहा हूँ. आइडिया तो पुराना ही है. इट इज़ नॉट बिन सेड बाय मी बट वाज सेड बाय द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एवर कि यार मैं झूठ वूठ नहीं बोलना चाहता, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है. जो सोक्रेटिस ने कहा मैं उसी को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ बेसिकली. कर तो मैं वही रहा हूँ. तो अपने कोई मैं ऐसा फ़लसफ़ा है जो बेसिकली मेरा है ही नहीं, प्लेटो का है, किसी और का है, वो मेरा फ़लसफ़ा ही नहीं है. वो मैंने ऑलरेडी कहीं पढ़ा, मुझे मज़े का लगा, मैंने उठा लिया, अब मैं उसको अपनी सिचुएशन में डाल रहा हूँ. इसको मैं ओरिजिनल काम एज सच नहीं कहता. इसको मैं कहता हूँ आपने रिक्रिएट किया फॉर द मॉडर्न ऑडियंसेस कि वो वाला मैसेज उन तक पहुँच जाए. राइट. मैं इस ज़िम्मे में कहता हूँ कि आप मास्टर्स को मॉडर्नाइज कर सकते हैं. उस ज़माने मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस ज़माने में चीज़ें कुछ और थी. अब इसको करें तो कैसा होगा, सोच वही हो तो ज़्यादा. तो देन जब आप अपना कुछ ओरिजिनल लिखेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क होगा. ये मेरा खैर point ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अलहदा पॉडकास्ट करनी ये मेरे ख्याल चाहिए एक अलग क्योंकि डिबेट है. हम दोनों इस पर बिल्कुल मुतजाद उस पर स्टैंड हमारे हैं. क्या सही है, और बस और ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है ये. हाँ. और उसी तरह मज़े की बातें भी निकलती है लेकिन वो बिल्कुल आप कहीं और कॉन्वर्सेशन निकल जाएगी. लेकिन आखिरी इसको सिर्फ कंक्लूड करने के लिए मैं दो बातें सिर्फ ये कहूँगी कि आई स्टिल फील दैट जब तक ओरिजिनल स्टोरीज़ पर काम नहीं होगा, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे टेलीविज़न हो, उस वक्त तक वो हमारी अपनी धरती का मास्टरपीस बन ही नहीं सकता. उसका एवोल्यूशन जितनी जल्दी इस इब्तिदा होगी उतनी जल्दी हम अपने किसी रास्ते में पहुँचेंगे. दूसरा कि आपको ये नहीं लगता कि ह्यूमन कंडीशंस, अगर आप सुकरात के जहर के प्याले की बात ही कर लें तो वो जहर का प्याला आप अपने दफ्तर में कहीं पीते हैं या एक ऐसी ब्रीड बना रहे हैं जो नहीं पी रही. सो ह्यूमन कंडीशंस अगर सेम है तो उसका रिक्रिएशन या उसका रीबर्थ आपके कल्चरल रिप्रेजेंटेशन में या मोल्ड में आई थिंक वुड बी needed and it's something you either you do it or you don't, and if you don't आप कहीं नहीं खड़े, आप नेटफ्लिक्स पर नहीं पहुंचे. हाँ, ये डिबेट है लंबी, बिकॉज में बहुत सारे और भी टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. इसमें बिजनेस एंगल भी है. देखिए समझें हमारी बात को, ये बड़ा चक्कर है. ये मैं आर्टिस्टों से अक्सर मेरी बड़ी बहस रहती है इसके ऊपर. नॉट वो तो हमने बात कंक्लूड कर लिया, हम थोड़ा सा इसी का एक अलग चैप्टर पे जा रहे हैं. आई टेल यू. देखिए हमारे काम में 4 चीज़ें हैं. ठीक है. एक सबसे पहली चीज़ है इसका कंटेंट, यानी कि इसका आर्टिस्टिक साइड. कि हम काम करते हैं इसमें आर्टिस्टिक साइड होती है. फिर इसी की एक टेक्निकल साइड होती है. टेक्निकल साइड हम देख रहे हैं ना, लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, वो उसके बगैर तो नहीं हो सकता. कैमरा कौन सा, फ़ोन पे शूट करना है, कैसे होगा, टेक्निकली कैसे होगा, फिर तीसरी साइड होती है इसकी जो मार्केटिंग साइड है, द मार्केटिंग ऑफ इट, कि बिकेगा कैसे, कहाँ कैसे प्रमोशन कैसे होगी, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ कैसे पहुँचाएं ऑडियंस तक. अभी पॉडकास्ट कर रही हैं, इसकी मार्केटिंग होगी तो पहुँचेगी लोगों तक. और सबसे फाइनल चीज़ जो होती है, जो मेरे ख्याल पहली होनी चाहिए, वो है फाइनेंस. तो वी हैव 4 एस्पेक्ट्स टू दिस
थिंग वी डू। तो इन सब का से होता है, ठीक है, इन सब का से होता है। तो जब आप ओरिजिनल काम की हम बात करते हैं, कोई भी हम काम की बात करते हैं, तो हमें इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट मेक्स फॉर अ गुड प्रोड्यूसर। अदरवाइज यू जस्ट एन आर्टिस्ट। बहुत सारे एक्टर्स में देखता हूँ जो सफ़र करते हैं बिकॉज उनको बाकी 3 चीज़ों का नहीं पता। उनका होता है कि सेट पे आए, स्क्रिप्ट का है, ये तो घर से पढ़ के नहीं आए, चलो पढ़ भी ली तो मेरा सीन पहले कर लो यार। आप उसमें यही देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कोई चीज़ होती है, टेक्निकल साइड भी कोई चीज़ होती है, वो भी तो करनी होती है, उसका भी तो ख्याल रखें। यार मैं नहीं आ रही है प्रमोशन के लिए, क्यों मार्केटिंग का ख्याल नहीं है आपको, यू नो। फिर यार मैं तो इतने पैसे ही लूँगा बस, तो आपको फाइनेंस का भी ख्याल नहीं है। या मेरे दिन एक्स्ट्रा ज़ाया हुए हैं, या अपने दिन मैं उसमें बीमार हो गई थी, बट मुझे आप इसको कॉम्पनसेट करें किसी और तरीके से, यू नो व्हाटएवर। सो दीज थिंग्स, या मुझे जल्दी जाना है 9 बजे, मशीन नहीं खत्म, तो आप फाइनेंस का भी ख्याल नहीं कर रहे या नहीं कर रहे। सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस एज अ होल, उनको ये बहुत सारे इशूज होते हैं, और ये आर्टिस्टों में ज़्यादा हैं बिकॉज वो अपना एरिया बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कहते हैं वो ये कर लूँ। बट व्हेन यू बिकम अ प्रोड्यूसर along with being an artist, and if you're running a set, तो आपको इन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, and then you understand the world is slightly थोड़ा सा और बर्ड्स आई व्यू मिलता है, तो कहते हैं अच्छा ये मसले भी तो हो रहे हैं, अच्छा यू नो उसको बेचना भी तो होगा, पैसे कैसे आएंगे वापस, यू नो। तो इफ़ यू नोटिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, आर्टिस्ट जो थोड़े से सस्टेन करते हैं ना, अपना टेन्योर लंबा कर लेते हैं, कि आप 25-25 साल हो गए हीरो आ रहे हैं, इधर उनको इन तीनों एस्पेक्ट्स का आर्ट के अलावा पता होता है। पर उनको आर्ट का ना पता, उनको इन तीनों का पता होता है, तो वो चल जाते हैं। I get it, and literally I agreeing, क्योंकि आजकल मेरा खुद भी छोटे सतह पे थिएटर की प्रोडक्शन से ताल्लुक़ और है, बना है अपनी प्रोडक्शन बनाने का, तो मैं ये देखती हूँ चीज़ें कि वाकई चाय का एक कप भी आपको नज़र आता है कि चाय का कप, अच्छा ज़्यादा चाय पी रहे हैं आजकल, कम करो, चाय रोक दो सेट पे, पैसे खर्च, बिकॉज पैसा पानी में जा रहा होता है। आप ये जानना चाहते हैं, आप 2 कप चाय के और पी लें, लेकिन क्या आप रिहर्सल काम की तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये चाय का कप मुझे कहीं नजर आया। यार मतलब वो कहते हैं उसको हलाल तो करो यार। और उसी बात से चूँकि वो आपने एक दफ़ा और शुरू की, तो फिर मैं भी एक दफ़ा और शुरू करके कंक्लूड कर रही हूँ कि प्रोडक्शन गेट्स इजी इफ़ इट इज़ ओरिजिनल, कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आते। ये पाकिस्तान को इस बारे में, असफर आपका इस मौजू पे वक्त इसलिए लिया एक दफ़ा और बात करके भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में हम उस बिल्कुल, आपने अभी कहा कि क्लैरिटी जब नहीं है, मुझे लगता है एज इंडस्ट्री नहीं है उस क्लैरिटी पे, हमें नहीं अंदाज़ा कि हमारा कच्चा पक्का ना पुख्ता कंटेंट भी अगर जब आज बैसाखियों पे खड़ा होगा ओरिजिनल, तो फिर जाकर वो हमें वो कहानियाँ देगा जो फिल्मी मेलों में जाएंगी, फिर जाकर वो हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जाएगा, और अगर वो ना भी लेकर जाए तो कम से कम इतना तो करेगा, मुझे अपनी शक्ल तो दिखे स्क्रीन पर, मेरी गली की बात तो हो। और वो हमें इस बात से मैं वापस उस बात आपकी तरफ आ रही हूँ कि वही तो मिला हमें असफर के यहाँ से, वो चाहे आपके ड्रामे हो या आपका रेडियो हो। हाँ, रेडियो शो, क्योंकि वो तो गली की बात थी, वो तो हमारे मोहल्लों की बात थी, शहरों की बात थी, मुल्क की बात थी, कैसे कह ली। हाँ, अब ये भी 2 अलग चीज़ें। उसमें क्या है कि रेडियो जिस वक्त हमने किया, तो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान था पहले, फिर उस वक्त मुशर्रफ के टाइम पे एकदम मीडिया फूटा, तो उसमें चैनल्स भी आ गए। अच्छा कहा आपने, मीडिया फूटा था ना। हाँ, बिकॉज मशरूम ग्रोथ हुई ना, तो एकदम से बहुत सारी। तो उसमें ये भी देखें कि रेडियो भी एक चीज़ थी जो प्राइवेट सेक्टर में चली गई फ्रॉम गवर्नमेंट। तो पीटीवी था, गवर्नमेंट सेक्टर से निकल प्राइवेट में आया, फिर रेडियो आया, फिर रेडियो के बाद और नई नई किस्म की चीज़ें आना शुरू हो गई, पॉप बैंड्स बने, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें रेडियो नया आया था, तो जब रेडियो नया आया तो मानी और मैंने एक शो स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर रात का, और मैंने वो शो का टाइम उन्होंने में दिया था 9 बजे रात का। मैंने कहा नहीं, हम 12 बजे करेंगे। उन्होंने कहा 12 बजे कौन सुनता है? हमने कहा हम सुनाएंगे, 12 बजे सुनेंगे। हमें लगता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं यूथ से, वो तो फ्रीडम ही उसको 12 बजे मिलती है, जब अम्मा अब्बा रिमोट छोड़ के चले जाते हैं सोने के लिए। हमने कहा उनके पास रेडियो होगा, वो सुनेंगे, और 12 बजे हम उनसे बात कर रहे हैं। बातों में हमने शो का पहला फर्स्ट मुद्दा ही रखा कि भाई हम तो आप लोगों से जो लोग सुन रहे हैं, इनको तुक्के में इस वक्त ट्यून हो गया रेडियो, तो आप तो वो लोग हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं इस वक्त। अम्मा अब्बा सो गए हैं, टीवी का रिमोट आपके पास है, रेडियो फ़ोन आपके पास है, कान में हेडफोन लगाएं, जो भी करें सुने, गाड़ी भी धक्का दे के निकाल ली घर से बाहर, दोस्तों को चाय के होटल बैठे, उनसे हम मुखातिब हैं। और हमने बात की कि सेलिब्रिटी बनने के बाद क्या महसूस होता है। पहला शो हमारा ये था कि हम नए नए सेलिब्रिटीज़ बने, मानियों में एकदम मशहूर हो गए,
हमारे आसपास के कुछ और भी लोग थे हमारे साथ ही बने, साहिर लोधी वगैरह और भी हैं इस तरह के नए नए सिंगर्स हमने देखा, वो भी हमारे साथ के थे, एकदम सिंगर्स बन गए, अली जफ़र टाइप। और हमारी अब सबकी दोस्तियां भी हैं, आपस में हम मिलते भी हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट हो गया कौन लड़के हैं, अच्छा ये वो वाले सबसे टाइप वाले हैं, अच्छा ये मानी असफर हैं, तो इस तरह से हो गया। मानी का वो भी शो हिट था स्ट्रीट्स, तो हम जल्दी पकड़ गए ऑडियंस। तो वो शो जो था उसकी पूरी थीम ये थी कि जो बात कोई नहीं कर रहा हम वो करेंगे, उसकी थीम ये थी कि कोई नहीं बोल रहा कि यार मुशर्रफ साहब वर्दी पहन रहे हैं और प्रेसिडेंट भी हैं और कुछ भी कर रहे हैं, हम ये बातें करते थे, लेकिन वो इतनी टंग इन चीक करते थे कि वो एंजॉय करते थे। वी वुड मेक फन ऑफ देम, वी वुड नेवर काइंड ऑफ पोक फिंगर्स एट देम, यू नो। हमने कभी इंस्टीट्यूशन की बुराई नहीं की, हमने अल्ताफ हुसैन से लोग डरते थे, तो हम लोग अल्ताफ से की नगर जाते थे कि अरे यार मानी एक अल्ताफ भाई का फ़ोन आ जाएगा, असफर मानी तुम लोग क्या, तो वो उनको सुना दिया किसी ने जाके लंदन में कि सुने आपके बारे में कर, वो खूब हंसे, उन्होंने कहा अच्छे। फिर मुस्तफ़ा भाई को बोला कि इनको लड़कों से मिलो, अच्छे लड़के, तो उनसे दोस्ती हो गई हमारी मुस्तफ़ा भाई से। पीपल यूज्ड टू एंजॉय आवर बैंटर एंड दे थॉट कि हाँ ये वैसे ही लड़के हैं, घर में कजन्स होते हैं हमारे, ईद पे मिलते हैं तो कैसी सब मज़े की जोक्स करते, हम लोग वही थे, तो वो लोगों को लगा रिलेटेबल थे। तो द आइडिया इज़ दैट यू कैन से एंड डू एंड गेट अवे विद एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर रिलेटेबल एंड लव्ड। इफ़ यू आर लव्ड तो फिर आप बड़े से बड़ा आप किसी को जहर पिलाएंगे वो खुशी खुशी पी भी लेंगे, लेकिन अगर आप But you knew that art to be loved. बिकॉज वी वर डूइंग सबसेट है, तो हमें था अंदाज़ा कि अब हमें कुछ तो प्यार मिल ही रहा है, बाकी हम यहाँ से नहीं छोड़ लेंगे। हाँ लेकिन जिस अंदाज की गुफ्तगू आप बता रहे हैं उसका एक रिश्ता बना के बात करना भी कभी कभी रिस्की हो सकता है। आई थिंक नेचुरल है मेरा और मानी का भी नेचुरल था कि हम लोग अपने फैमिली स्कूल में हर जगह थोड़े से थे इस तरह के कि इनको माफ़ी है, ये बदतमीजी नहीं कर रहे, ये वो कर रहे, ये वो कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, ये बदतमीजी नहीं करते। तो 12 बजे की ये आज़ादी जो है, ये कभी कोई ऐसा मकाम आया कि सल्ब हुई हो? हाँ बिल्कुल, हमने जब वो चैनल पे हमने ज़्यादा खुल के, क्योंकि हम तो आपे से बाहर हो गए, ओबियसली हम हिट हो गए बहुत, मानियों में जहाँ जा रहे थे वहाँ लोग हमें आके पकड़ रहे थे, हमसे बातें कर रहे थे। उस वक्त सेल्फियाँ नहीं थी, ऑटोग्राफ वाला टाइम था, तो बहुत ऑटोग्राफ देते थे हम। तो उसमें होता था कि रेडियो स्टेशन पे पेमरा ने बोला कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं यार, ये देखो एंटी पॉलिटिकल बात, एंटी पार्टी बात कर दी इन्होंने इस जगह पे, यहाँ पर इन्होंने एंटी आर्मी बात की है यहाँ, तो उन्होंने बोला कि इनके ऊपर सेंसर लगाओ। फिर हमने वो अजीब लफ्ज़ बोलना शुरू किए जो हम बोलते थे ऑनर, जो ऑनर अलाउड नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैंने लफ्ज़ बोल दिया हरामी। अब हरामी मतलब ऑन रेडियो इज़ नॉट अ वर्ड टू मतलब टू देम इट्स फैमिली लिसनिंग। अब हरामी का टीवी पे वैसे नहीं इस्तेमाल हो सकता है, हरामी गलत लफ्ज़ है, तो यार क्या हरामी बने मानी, अब मैंने बोल दिया। तो उन्होंने फिर पहले स्टार्ट यहाँ से किया कि मैंने कहा इनको आप 7 सेकेंड डिले दें, तो 7 सेकेंड डिले देना शुरू कर दिया। देखिए हमारा जो हम बोल रहे हैं वो 7 सेकेंड बाद रिले होगा ऑडियंस को उनके रेडियो पे, तो बीच में हम बीप लगा सकते हैं। जहाँ पर उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला है ना, हरामी वाला कोई बोला है, तो उन्होंने बीप लगा दिया। तो उसका टेक्निक ये होती है कि लफ्ज़ सुना, हरामी लफ्ज़ सुना, आपने बीप दबा दिया, तो उससे 5 सेकंड पहले उस या 3 सेकंड पहले उससे में बीप स्टार्ट हो जाएगा और उसके 3 सेकंड बाद बीप ख़त्म हो जाएगा। तो एक 9 सेकंड या 10 या 5-6 सेकंड का एक बीप आ गया, तो लोगों का मैसेज फ़ोन आना शुरू हो गया हमें कि सुनिए आपका शो सुन रहे हैं, बार बार बीच में बी हो जाता है, कभी गाना बजना शुरू हो जाता है, कभी कुछ एकदम से साउंड ऑफ हो जाती है, ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने कहा मानी हमें तो नहीं पता ऐसा हो रहा है। वो सामने जो बैठा था इंजीनियर, वो बटन दबा दिया करता था, ऐसी बात होती थी। उसको पता था कि ये लफ्ज़ नहीं बोलने, या ये अब देखो नहीं, जैसे आर्मी का लफ्ज़ बोला है, आर्मी का लफ्ज़ नहीं बोला, टक दबा दिया उसने। अच्छा अल्ताफ से बोल रहा, दबा दिया। तो इससे हमने पूरे शो में हम जहाँ जहाँ कुछ बोले वो बीप होता जाए। तो लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, हमने कहा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैं कहा भाई तू बैठ। मैं बाहर गया, वहाँ पर वो शो चलता था, स्पीकर लगे होते थे, तो शो अपना ही शो जो वहाँ चलता था अंदर, वो बाहर रिले होता था, तो ताकि जो स्टाफ है वो भी सुन ले कि क्या चल रहा है। तो हल्की वॉल्यूम पे वो मैं मानी को तो शो करता रहे, मानी का शो करता रहे, और मैं ऑनर बोला मैं तो शो करता रहे, और तू ये लफ्ज़ जो तुझे लगता है गलत है वो बोलना। मैं बाहर गया, माई ने वो सब चीज़ें बोली, उसने बीप दबाया, मैंने कहा अभी तो गाना बजना शुरू जाता है इस टाइम पे, तो ये हो रहा है। मैं कहा अब हमने उस पर खप मचा दी कि ये तो गलत है, सेंसर कर रहे हैं आप, ये क्या बात हुई। हमने इस तरह का ड्रामा कर दिया, तो हमें लेटर आ गया प्रेमा से कि आपका शो जो है वो 1 हफ्ते नहीं होगा, अब बैन करें शो को, 1 हफ्ते का सस्पेंशन लेटर आ गया, ग्राउंड हो गया। तो हमने फिर वो अनाउंस कर दिया कि भाई मैं लेटर आ गया पेमरा से, कल से हमारा शो नहीं होगा, अब हफ्ते का ब्रेक है ये वो। तो हमने 12 बजे बोला या 12:30 बजे बोला ये,
हम शो कर रहे हैं, तकरीबन कोई आधे घंटे 45 मिनट्स बाद चौकीदार आया, सिक्योरिटी गार्ड, रात को 1:30 बजे, 2 बजे ख़त्म होता था शो। हाँ। वो नॉक कर रहा है हमारे बूथ में, कह रहे क्या है, क्यों भाई? सिक्योरिटी गार्ड आ गया, क्या हुआ? आओ बाबा अंदर आओ, क्या बात है? कह रहा है बाहर लड़का जमा है बहुत सारा। कौन लड़का, क्यों? वो कह रहे हैं रेडियो स्टेशन कहाँ है, हमें बताओ। कह रहा है क्यों आए? कह रहे हैं आपने बोला है शो बंद हो रहा है। तो वो कह रहे हैं शो नहीं बंद होने देंगे। वाह। मैंने कहा अरे इतना प्यार। तो हमें लगा छोटे अल्ताफ हुसैन तो हम भी हैं, हम और पागल हो गए, मानियों में और दिमाग ख़राब हो गया हमारा। फिर हमने बदमाशियाँ भी की, हमने हर कभी कोई लड़का बहुत होता था हमारे पास। लाइक एक वक्त में वी यूज्ड टू हैव लाइक हमारे फ़ोन कॉल पे 3-4 लड़कों का नंबर था, हम उसको फ़ोन कर देते थे कि वहाँ जगह पहुँचो। तो बाइकों पे कोई 75-70 लौंडा जो है बाइकों पे ओह माय गॉड, उस जगह पहुँचा करता था। ये सहूलत आपके पास अभी है? नहीं अब कहाँ है, अब तो उनके बच्चे हो गए खुद, जिनके जो आते थे मोटरसाइकिलों पे, अब तो वो हमें देख के बोलते हैं सुबह वो क्या टाइम था। लेकिन वो हमने कभी मिसयूज़ नहीं किया उन लोगों को। हाँ। लेकिन हमने इस तरह बहुत किया है कि यार वहाँ पर इवेंट हो रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। तो असरफ मानी गैंग भी जाएगा ना उस इवेंट पे, वहाँ जो अगर कोई वॉकथॉन हो रही है या कोई कहीं पे कॉन्सर्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ एक 80-90 लड़कों का गैंग उसमें जा रहा है, और उसमें मानी लीडर बन के जा रहे हैं उस कॉन्सर्ट सुनने के। वो गेट वाले बोल रहे हैं कहाँ से आ गए, क्या टिकट सब लेंगे, हमें जाने दोगे? नहीं भाई इतना लौंडा हम जाने देंगे ही नहीं अंदर, तुम लोग पता नहीं क्या करोगे अंदर से। फिर वहाँ बलवा कि नहीं हमें जाने दो, क्या असफर मानी चले जाएंगे, आप लोग नहीं जा सकते। कि नहीं ये तो हमारी टीम है, तो जाएगी अंदर। क्रिकेट मैच में गए इस तरह, एक दफ़ा कॉन्सर्ट में गए किसी, काफ़ी सिंगर से उसमें गए, उसमें मानी में होस्टिंग कर रहे थे, तो हम बहुत से लड़के लेके पहुंच गए वहाँ पर, होस्टिंग कर रहे थे, हमारी सिक्योरिटी है, हमने पता नहीं कितने लड़के बाहर खड़े कर दिए, बैक स्टेज एक खप मच गई, ऑर्गेनाइजर ने बोला बॉस उनको निकालें, बहुत लड़का है। तो बहुत इस हम लोग करते थे, बट ये शुगल था हमारे लिए, बट वी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। दिस इज क्वाइट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड बिल्ड शुगल था। एक चीज के वी फेल्ट दैट, होता ना कि आप एक टेस्ट ले रहे हैं ऑफ लीडरशिप काइंड ऑफ, हाँ। तो हमें आगे चलो हम भी देखें क्या हो रहा है। बट इफ़ वी आर टेकन इट सीरियसली वी कुड हैव बिल्ट अ प्रीटी बिग youth forum, but I think Mani and I were too interested in media and direction and acting. I was into that, Mani was into hosting, and we figured कि यार हम कोई politicians तो नहीं हैं, अब ये हम कर तो रहे हैं, और दूसरा है कि इन बच्चों के फ्यूचर से क्यों खेल रहे हैं, इनको अपने साथ लगा लें। हाँ। और डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, या तो अब एक यूथ पार्टी खोलें, उसको कोई ब्रांड करे, स्पॉन्सर करे, पैसे कहीं से आएंगे, फंडिंग हो उसकी, क्या हो, हमें इस तरह के मंजन पता भी नहीं थे। हाँ। और इतने बड़े जायंट्स उसमें, सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ। हम कहाँ किसी से भिड़ते हम तो, हमें तो मालूम था कि ये कोई बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर नहीं है, हाँ। हम शायद कुछ बन जाएं, बट ये पीछे बच्चा खड़ा है इतना सारा, पूरा कराची का यूथ खड़ा हो गया हमारे पीछे, यंग लड़के थे, 18, 19, 21, 22 साल के लड़के थे, दे हैड नो लीडर इन देयर हेड, उनके तो हम ही थे। तो हम उनको कहाँ लगा रहे थे, किस तरफ लगा दें। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं यार, ये तो हमने एक चीज़ थोड़ी सी की, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए हमने एक चीज़ स्टार्ट की कॉल्ड कैंपेन कराची, कि मानो मैं नोटिस किया कि पाकिस्तान, दुनिया में अमेरिका से दोस्त आते हैं हमारे, उनकी शर्ट पे लिखा होता है आई लव न्यूयॉर्क, आई लव सैन फ्रांसिस्को लिखा होता है। तो मैं कहा आई लव कराची की शर्टें क्यों नहीं बनती हैं हमारे यहाँ, हम ज़ना मार्केट जाते हैं वहाँ पर भी लिखा है आई लव न्यूयॉर्क, अबे हम क्यों खरीद रहे हैं न्यूयॉर्क वाली शर्टें, हम नाइकी की शर्ट क्यों पहन के घूमें। मैं कहा सबको, मैंने बोला सब पैसे खुद ही इकट्ठे करो और सब पहने आई लव कराची की शर्टें। फिर वो लोगों ने अपने हैंड बैग पे लिखा, किसी ने मोटरसाइकिल की सीट पे लिख लिया, किसी ने अपनी स्कूल वैन पे लिख लिया आई लव कराची। हम निकलते थे रोड पे मानियों में, देखते थे अबे वो देख आई लव कराची लिखा हुआ है, किसी ने लिखा हुआ है कैंपेन कराची, यहाँ पर लिखा है कैंपेन कराची और यहाँ लिखा है आई लव कराची, और वो कराची की शर्टें इस तरह के ना बहुत सारा। तो एक ओनरशिप सी दी हमने, बट दैट वाज ऑल वी कुड डू, वी कुड हैव डन अ लॉट मोर, बट वी वर सो बिजी, caught up trying to make money, and मैं I was heading a youth channel, मैं द म्यूज़िक का हेड था। आग नहीं, मैं था उस पर द म्यूज़िक का हेड, द म्यूजिक, जिसमें वो अकार जगह का शो था लिविंग ऑन द एज, तो वो उसको लॉन्च किया था। तो वो एक हैट पहना हुआ मैं चैनल हेड की, फिर मैं साथ में एक कैंपेन कराची भी कर रहा हूँ, मैं यूथ को भी, इट्स अ लिटिल थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैंने कहा प्रोफेशन अपना चूज करते हैं। so are we the age of confusion? We are confused because of this one slight detail that we don't understand as Pakistani youngsters. वो ये है कि हमें ये नहीं पता, सब बात करते हैं कि कल्चर नहीं है हमारा, ये हमारा कल्चर नहीं है,
किसी को ही नहीं पता कल्चर होता क्या है. इनसे हाँ पूछा कल्चर क्या होता है तो उनको नहीं पता. हाँ They feel that culture is one thing. Culture is not one thing. Culture is 5 things. ठीक है. Culture is आपकी ज्योग्राफी क्या है, आप किस ज्योग्राफिकल सेटिंग में है दुनिया में, हम्म उसके वेदर से फ़र्क पड़ता है, उसकी सराउंडिंग से फ़र्क पड़ता है, उसकी वेजिटेशन क्या है, जानवर कौन है आसपास, उससे आपके कल्चर पे इफेक्ट होता है. ठीक है. कपड़े कपड़े क्या पहनते हैं. सेकंड है आपकी रिलीजन, कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है, उससे भी कल्चर बनता है. ठीक है. फिर है ट्रेडिशंस. हम मेहंदियों पे नाचते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है. हम हाथ में मेहंदी, ये हिंदू ट्रेडिशन है, लेकिन ये ट्रेडिशन है. ये इसका ताल्लुक रिलीजन और लैंग्वेज से और उससे नहीं है. फिर थर्ड है चीज़ आपकी रिलीजन हो गया, ट्रेडिशन. फिर लैंग्वेज, ज़बान आप क्या बोलते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है आपके कल्चर को, उससे बनता है कल्चर. और पांचवी चीज़ है आपकी फैमिली वैल्यूज़, वैल्यूज सिस्टम. नॉट फैमिली बट वैल्यू सिस्टम क्या है आपका. ये 5 चीज़ें मिलके बनता है कल्चर. हम समझते हैं रिलीजन कल्चर है. ये कन्फ्यूजन जो है ना, इससे प्रॉब्लम हो रही है. ट्रेडिशंस को क्यों नहीं मानते कल्चर, उसको अलग क्यों कर दिया. अपनी फैमिली वैल्यू क्या, हम घर सलाम अलैकुम अब्बू, सलाम अलैकुम अम्मी, घर में 50 बार आएंगे, 50 सलाम 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 करेंगे. चप्पलें भाव उतार दो, बाथरूम में चप्पल अलग होती है. ये हमारा जापान में घर में कोई चप्पलें नहीं पहनता. ये इनके वैल्यूज़ हैं. राइट. अच्छा, हमारे यहाँ लैंग्वेज है, सिंधी ज़्यादा सिंधी बोलता है, वो उसके कल्चर का हिस्सा है. उसकी उसकी सिस्टम वो बन जाता है उस लैंग्वेज की वजह से. हम समझते हैं कि रिलीजन कल्चर है. ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए हम कोई ओरिजिनल काम नहीं कर पाते. दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वही अंकल जो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुमने खबरदार, तुमने घर में मेरी सुना मौसीकी सुनी, उन्हीं की बेटी सब मर्दों सामने मेहंदी पे नाचती है और वो क्लैप करते हैं, बिकॉज वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं. और कहते हैं बेटी खुश हुई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. फिर कहाँ गया इस्लाम उस वक्त, उस वक्त कहाँ गया रिलीजन. रिलीजन को जब तक यूथ आपका रिलीजन को कल्चर से कंफ्यूज करता रहेगा, उस वक्त तक ये कभी कुछ अचीव नहीं कर सकता. यानी हमें अपने ट्रेडिशन को क्लेम करना पड़ेगा, ट्रेडिशन को भी, वैल्यूज को भी, लैंग्वेज को भी क्लेम करना क्लेम पड़ेगा. करना पड़ेगा अपनी. और आपको बोलना पड़ेगा कि यार, आपको ये बोलना पड़ेगा बिफोर यू से कि ये हमारा कल्चर नहीं है, आपको रिलीजन के अलावा बाकी 4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. या तब बोलते हैं नहीं हमारा कल्चर है. मेहंदियों पे नाचना हमारा कल्चर है. आपको पता है हमारा कल्चर है कि औरतों का पेट दिखे. साड़ियाँ पहनती थी, पेटीकोट पहनती थी, घाघरा चोली पहनती थी. हम सब इंडिया से आए हैं. हमारी दादियों ने जिंदगी में पहने. आज भी हमारी कुछ दादियाँ हैं, बहुत बुढ़ी हो गई हैं, वो साड़ी पहनती हैं, पेट दिखता है. ये हमारा कल्चर है. और वो एक खास स्वभाव में पहनती हैं कि ये महसूस नहीं हमारे होता. ज्योग्राफिकल सेटिंग का हिस्सा है. जिस ज्योग्राफी में आप पैदा हुए हैं वहाँ पर कपड़े ऐसे ही थे. उसको माने. इंडस का. इंडस का, या उसको माने. गर्मियाँ होती हैं, औरतें क्या कवर कर मर जाएं क्या, बुर्कियाँ पहना दी है आपने, वो हमारा कल्चर नहीं है. रिलीजन हमारा कह सकता है ये, बट बाकी चीज़ें भी तो उसका हिस्सा है ही नहीं. वो आप कैसे उसको मिला रहे. ये हमारा कल्चर नहीं है, उसका पेट दिख रहा है. नहीं, हमारा कल्चर है भाई. जहाँ से तुम आए वहाँ पर था ये तुमने रिलीजन को कल्चर बना दिया है, वो गलत है. इस बात पे बहुत ज्यादा शोर मच सकता है वैसे. शोर का मसला नहीं है. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यार या हिस्ट्री को अब आप इरेज नहीं कर सकते. अब ये नहीं कर सकते, अब ये बोल सकते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया कल्चर, हमारा कल्चर अब इस्लाम है, ख़त्म. ये बोल सकते हैं आप, ये बोल दें. हाँ. लेकिन ये ना बोलें कि हमारा कल्चर ये कभी था ही नहीं. नहीं नहीं, हमारा कल्चर था, हमारे ट्रेडिशंस ये थे, यही वैल्यू सिस्टम था, और आप उसी वैल्यू सिस्टम में आप सर्वाइव कर रहे हैं और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं. और अगर आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी है ना कि मेरा कल्चर ये है, तो आपके पास से जो बात निकलेगी वो ऑथेंटिक ही होगी. मैं सोच रही हूँ, आई एम बॉर्न इन सऊदीया, तो मैं अपनी वालिदा से कहती थी ये जो आदमी ने पहना हुआ है इसे क्या कहते हैं. वो कहती थी ये तोप है. और वही लिबास खातून ने भी पहना होता था, तो मैं कहती थी ये भी तोप है, तो अम्मा कहती थी ये मैक्सी है. तो मैं पूछती थी ये दोनों के नाम क्यों मुख्तलिफ हैं. तोप तो अरबी का लफ्ज़ है, मैक्सी तो इंग्लिश का लफ्ज़ है. एंड समवेयर बस वो भी सर ढकते हैं, औरतें भी सर ढकती मर्द हैं, भी रखते हैं, वहाँ मर्द भी सर ढकते हैं. बिकॉज वहाँ रेत होती है. इट्स या मुझको किसी पहेली फिल्म जो है शाहरुख खान की, हाँ, पहेली, उसके इंटरव्यूज़ में पता चला, और जिस शाहरुख खान ने इन अल्फाज में ही कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और मेरा भी वो, आई वॉज कनेक्टिंग विद हिम, ऑल ऑफ अस वुड. मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मुझे पहेली की शूट पे मैं था और मैंने देखा कि ये जो इतने बड़े पगड़ होते हैं राजस्थान में, और उसकी जो बहुत खूबसूरत रंग होते हैं, और हम उनको आज तक अप्रिशिएट करते हैं. उसकी वजह जब मुझे यहाँ आकर पता चली, बताई गई
कि इसलिए इतने रंग चिंगाड़ते रंग पहने जाते हैं ताकि जब कोई चलते चलते रेगिस्तान में पहचाना जाए कि गिर गया है। हाँ हाँ। जब उसकी लाश आइडेंटिफाई हो सके अगर वो गिर देखिए गया है रेगिस्तानी या लोग, देखिए रेगिस्तानी लोग या कभी भी ना आपको नजर आएगा टखनों से ऊपर की चीज़ें पहनते हैं, बिकॉज उनके पाँव धंसते हैं ना रेत में। या आई मीन दिस ऑल इज जो आपकी बात है कि ज्योग्राफी से ज्योग्राफी लिबास, से लिबास लिबास, से उसकी कंस्ट्रेंट, तो आपको रिलीजन पता है ज्योग्राफी से लिबास, या ज्योग्राफी से जानवर, ज्योग्राफी से सब्जियां, या ये आपके बॉडी, आपके दिमाग पे असर या करती हैं। या ठीक है, असर करती हैं, तो आपकी एक सर्टन सोच का तरीका बनता है। सदियों से आप एक सब्जी खा रहे हैं, वो वाली सब्जी कहीं और नहीं मिलती। मैंगोज हैं फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ उगते हैं, हमारे यहाँ मिलते हैं, हर जगह मैंगोज नहीं है। आम खाने का तरीका है, वो कल्चर बन गया, ट्रेडिशन बन गया कि यहाँ तक गिरना चाहिए और गुटलियाँ नहीं फेंको है, बट ड्रामे हैं उसके भी, कैरियाँ अलग हैं, उसके अचार कहाँ से आ गया, यू नो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जोग्राफिकल सेटिंग्स से आपके खानों पे असर होता है। खाना आप खाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, उससे सोच बनती है, और उससे उसी हिसाब की रिलेशनशिप्स होती हैं आपकी तभी तो आप ऐसे कि हैं, हम सब तभी मिलके तो ऐसे खाते थे, वैसे बैठते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और इस सब से ऐसे। अगर आगे बढ़े इस कंफ्यूजन में, मैंने महसूस किया कि आपका रिलेशनशिप हमेशा यंगस्टर से अच्छा ही रहा है। आपने इंडस्ट्री को भी हमेशा ऐसे लोग दिए हैं जिनको शायद उस फेस की ज़रूरत थी, किसी इस्टेब्लिश्ड फिगर जो इंडस्ट्री में मौजूद हो, जो मिल नहीं रहा था उन्हें, एंड यू हैव ऑलवेज केप्ट डूइंग दैट। क्या ये वही रिश्ता है आज़ादी का जो आपके अंदर अभी तक मौजूद है और आपको दिखता है दूसरे में नहीं है? ओके, सो द इसका बड़ा आसान, मेरी ज़िंदगी में एक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूथ के साथ मैं काम इसलिए करता हूँ, दो वजूहत हैं। एक तो उनमें पैशन होता है, वो आप उनके साथ आप काम करें, वो आपको भी एनर्जाइज करते हैं। वो चंदा बैटरी सेल है, वो आपको डस करके लगता है, आप बोलते हैं हाँ भाई मैं ओके चलो। ये कीप यू यंग, कीप यू Yeah. एनर्जाइज, कीप यू Yeah. यंग। यू गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम देम, यू गिव देम एन आइडिया, दे मेक इट इनटू समथिंग एल्स। वो मॉडर्न होते हैं, उनकी सोच बड़ी मज़े की होती है। दे फनी, नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड। और सेकंड वजह ये है यूथ के साथ काम करने की कि यूथ जो है ना वो उनके नखरे नहीं होते। लाइक उनके नखरे पता है कैसे होते हैं? मैं 1 बजे नहीं उठ सकती, मैं 1 बजे, हाँ मैं जल्दी नहीं, मैं तो उठती 3 बजे हूँ, मैं तो उठता ही 4 बजे हूँ। बेहतरीन, 4 बजे काम पे आ जाओ। उनके ये वाले मसले नहीं होते कि मैं तो सुबह 9 बजे आऊँगी और 9 बजे चली जाऊँगी, 8 बजे चली जाऊँगी। उनको ये नहीं होता। उनको आप अगर वो 4 बजे आ गया है ना, अब वो अपने पैशन में रात भर भी काम करता रहेगा, सी इज़ ऑल राइट। तो वो आपको एक ईज होती है, ही इज़ विलिंग टू लर्न, ही इज़ हंग्री टू लर्न। एसोसिएशन बिल्ड करना उसको अच्छा लगता है। दोस्ती हो जाए तो उससे बेहतर दोस्त कोई नहीं मिलता। एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज के यंगस्टर्स जो होते हैं ना, इनके वो जो कहते हैं ना कि जब जैसे से बोरिंग नहीं होते बेसिकली। बुढ़े होके ना इंसान बोरिंग हो जाते हैं। उनकी सोचें पैसों पे, बच्चे, बीवी, यार वो ससुराल में ये हो गया, ये इश्यूज ही कोई अलग लेवल के हैं। यू डोंट हैव फन आपके वर्किंग भी विद तो हो ओल्डर गए पीपल। ऐसे कोई इश्यूज? नहीं यार, मैं जितनी भी शादियां कर लूँ मेरे ये इश्यूज नहीं होंगे। मैंने कभी पाले ही नहीं है, बिकॉज आई स्वेयर टू गॉड, आई टोल्ड माई सेल्फ एट अ वेरी यंग एज that I am not going to behave how my family elders are behaving today. I don't want to behave like these. I don't want to behave like them. I don't want to talk like them. I don't want to talk like this. They just don't have fun. ये तो miserable लोग हैं सारे। ये तो मज़ा ही नहीं करते यार, तो miserable हैं, ये कैसे लोग हैं यार? होता था ना, अंकल आ रहे हैं, अंकल ने आके पहले कैसे हो बेटा, क्या हाल है, ये वो इस तरह कर दिया पहले, फिर वो बैठे, चाय आ गई, उनका एक सर्टन टाइम है चाय पीने का, उनका एक सर्टन टाइम है खाना खाने का, क्या हो रहा है ये? जब भूख लगे खा लो यार। जब तो इस पर आप जिन रिश्तों में भी आते हैं, किसी भी नौयत के हों, ज़ाती ख़ास तौर पर, तो वो तो इस किस्म की पैटर्न्स ही से लोग निकलते हैं, तो उनकी मुझे आप आपसे जैसे होते हैं आपको वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं लोग। तो आपको ऐसा मसला ही मुझे नहीं ऐसे हुआ? ही मिलते हैं, हाँ। वो जो मुझे मिलता है, जो मुझे मिलती है, वो भी ये कहती है कि अच्छा ये ऐसा है और ये बदलने वाला है नहीं, तो अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कर लेती है वो। ओके। हाँ, बेहतर ये होता है कि वो कर ले। आप कितना एडजस्ट करते हैं? मैं कर लेता हूँ काफ़ी हद तक। अब मैं लगता रिजिड सा हूँ, लेकिन मैं नहीं हुआ इतना। मैं जैसे मेरा ये वाला मसला है कि आपने खाना बनाया, रबर की चपाती हैं, मैं खा जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं को बोलूँगा भी नहीं कि बुरे क्या बनाया है ये, बिकॉज मैं अंकल नहीं हूँ ना, मैं वो हूँ ही ना। मेरी चाय नहीं आई, ये सब नहीं है ना मेरा मसला। मैं आगे किचन में खुद में। हाँ, मुझे मसला क्या होगा कि मसला होगा कि
ने फला चीज़ मना की कि यार वहाँ इस वक्त नहीं जाना, डा तो चली गई, बर्बाद है उसकी ज़िंदगी। कहना क्यों नहीं माना? मेरा मसला ये है, या कहना मानो। आपकी एक घर की एथिक्स जो है हाँ, वो एक खास किस्म की फ्रीडम पर एथिक्स है है ही नहीं, या नो जो दिल चाह रहा है करो। फ्रीडम है हाँ, बट देयर आर लिटिल रूल्स रूल्स बस ये है कि मेरा ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो। हाँ, मेरा ख्याल बट रखो। आपको चाय सिंड्रोम फिर भी नहीं नहीं है नहीं, मुझे चाहिए मेरा ख्याल रखो, मेरी बात मान लो, कहना मान लो, मतलब अब लाड करो, क्यों नहीं करी लाड? करो, टाइम हो गया लाड करो, लाड नहीं करो, लाड करो, हाँ लाड करो, प्यार करो, बच्चे की तरह पालो, आगे पीछे घूमो, हाँ कहीं काम में जाना जाओ, लेकिन बीच में फ़ोन भी करो ना कि हाँ भाई क्या हाल है, जिंदा हो मर गए, ये वो। तो मेरा तो अच्छा, मेरा ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है ना, कोई, हाँ अगर शूट है तो मैं सुबह 6 बजे भी पहुंच जाऊंगा सेट पे, मैं काम कर रहा हूँ, और सुबह करवाते रहे हम मुझसे 2-2 दिन करवाते रहे, एडिटिंग करनी है करता रहूँगा। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कुछ नहीं करना आज, बड़े गुड, आज सो जाते हैं, फिर आज मैं सो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ऐट रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई वाह मीटिंग है तो वो कर ली, वरना वेरी क्रिएटिव स्पेस आप जिस तर्ज की ज़िंदगी आपने अचीव कर ली है और ऐसी रिश्तों की बनावट के साथ क्या इसमें इस बात का भी हाथ है कि यू आर अ सन ऑफ एन आर्टिस्ट एब्सोल्युटली, खून में आर्ट है, या डीएनए में अपनी है। वालिदा के बारे में वालिद के बारे में कुछ वालदा मेरी बड़ी ज़बरदस्त पेंटर, मशहूर जी पेंटर, और नाहिद साहिबा हाँ नाहिद रज़ा, एंड शी इज़ एग्जिबिटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पर आर्ट का इतना जोम था भी नहीं उस ज़माने में, वहाँ भी करके आ गई थी वो एग्जीबिशंस, बड़ी एग्जीबिशंस की। और अक्सर होता था कि अम्मी को अवार्ड मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आर्टिस्ट थी, हमारे घर में रोक टोक नहीं थी किसी चीज़ की। जैसे मुझे कभी भी नहीं याद कि मुझे किसी ने बिठा के बोला बेटा तुम क्या बनोगे बड़े होके, कभी ज़िंदगी में किसी ने पूछा ही नहीं क्या बनोगे बड़े होके, वाह नेवर, वो प्रेशर ही नहीं था कभी। मीडिया में क्या करोगे जाके, पैसे कैसे कमाओगे, किसी ने आज तक नहीं बोला। सब ने बोला कि क्या बनाया, दिखाओ 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 क्या बनाया। तो तो आपने पहली काम चीज शूट देखती की, थी काम देखती थी ना, सब देखती सब थी पूरे फैमिली को था काम दिखाओ काम दिखाओ। वाह नोबडी पुश मी के पैसे कैसे बनाओगे, क्या करोगे, वो कोई वो फ्रीडम। तुम्हारे दोस्त कौन है, इस पर होती थी नज़र के, ये दोस्त इसका जो है थोड़ा सा नशाई टाइप लग रहा है, या ये वो, तो उस पर आग रखते थे सब घर वाले के, ये कौन आ रहा है, ये लड़का ठीक नहीं है, तो बजाय बोलने के इससे मत मिलना आइंदा, तो वो इस तरह बात होती थी कि जो सबसे जिसका मुझ पर इन्फ्लुएंस था, मामू या ज़्यादातर अम्मी का ही था, तो कभी अम्मी चलते फिरते बोल दिया कि देखो अच्छे लोगों में बैठोगे अच्छे हो जाओगे, बुरों में बैठोगे बुरे हो जाओगे, ये तो हम बचपन से सिखा रहे हैं तुम्हें, ये वो, अभी लड़का है XYZ जो भी नाम है उसका, ये जो आता है, तो ये तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कम कम मिला करो उससे। अब वो बोल दी, बीज डाल दिया, 3 हफ्ते में बॉय गायब, बॉय वो मिली नहीं, वो कहाँ है, वो नहीं आ रहा। अम्मी भी कह रही अरे वो नहीं आ रहा आजकल, अरे अम्मी बकवास, अम्मी था, और हमें भी नहीं पता, हम ब्रेन वॉश हो गए। तो इस तरह कर देती थी, कटा देती थी अम्मी। लेकिन ऐसा भी हो कि हमें कोई पता है अम्मी कटा रही हैं फला को, हम नहीं कटा रहे, हम पीछे जाके मिल रहे हैं बाद में, हमें मुलाकातें करनी है उससे, हमें 4 फ़ायदा हो रहे हैं उससे, जो भी हो रहा है, तो हम इस तरह भी करते थे। फिर ड्राइविंग पे कभी रोक टोक नहीं हुई कि गाड़ी चलाने का शौक हो रहा है, अच्छा, बिकॉज हम करते थे कि गाड़ी छुप के निकाल दिया करते थे, धक्का देकर से बाहर निकाल ली, स्टार्ट की, दूर जाके स्टार्ट की, आवाज़ ना आए, और सुबह सुबह 6 बजे गाड़ी लेके निकल गए, किसी दोस्त को पिक किया, नियारी खाने चले गए, नियारी खा के वापस आए तो अम्मी खड़ी हैं बाहर। अच्छा, अम्मा अब्बा की डिवोर्स हुई थी तो रहे अम्मी के साथ हैं, तो अम्मी बाहर खड़ी हुई हैं कि आई गाड़ी, तो आए वापस, तो गाड़ी देखा, दूर से देख लिया अम्मी गेट पे खड़ी हुई हैं, आज तो बेटा चप्पलों से मारेंगे। फिर गाड़ी रोकी, अम्मी ने बोला, मैं बस ये भी देख रही थी कि तुम गाड़ी लेकर आए थे वापस कि नहीं, क्या तुम चले तो गए ड्राइव कर, 14 ईयर्स की एज थी मेरी, मैं गाड़ी लेके चला गया, माय गॉड मैं ड्राइव करके पहुंच गया। तो खैर वो अम्मी ने डांटा वाटा कि कुछ, फिर ये माँ होती है तो डिफरेंट तरीके से करती है, कुछ हो जाता तो क्या होता टाइप वो वाला। फिर सेकंड ये कि बैठी गाड़ी में, यहाँ से वहाँ तक चल के दिखाओ कि चाहते कैसे हो, चलाओ, सही चलाई, चला तो ठीक ही रही है, चला तो ठीक ही रहा, चलो ठीक है, एटलीस्ट कहीं मारे वारे का नहीं। तो इस तरह की रोक टोक नहीं थी, ऐसा नहीं कि चप्पलों से मारनी पड़ी, बहुत पड़ी है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें पड़ी है कि घर की चाबी जेब में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम ताला लगा के और हम चले जाएंगे, और चाबी दे देंगे पड़ोसियों को, नहीं दी चाबी, चले गए। जब वापस आए तो पूरा खानदान बाहर खड़ा हुआ, चप्पलों से मारा था, ऐसा वही रोड पे फाट। यानी आज़ादी दी और उसका सही इस्तेमाल ना पाकर हाँ, फिर आज़ादी सज़ा थी, भी खूब दी आज़ादी थी, अच्छी बात भी होती है आज़ादी, बुरी बात भी होती है। मेरी तो थोड़ी सी किस्मत ही अच्छी थी कि क्योंकि अब्बा वॉज नॉट लिविंग विद अस, अम्मा ने पाला है, तो लाड प्यार ने थोड़ा बिगाड़ा भी, तो उसमें था कि अब्बा अगर होते तो शायद इतनी आज़ादी ना होती।
अम्मा की वजह से ना ज़्यादा वो हो गया कि चलो अब ये लड़का है, उसको घर बिठा के क्या करना होता है, इतना घर बिठा देंगे तो ऐसा कॉन्फिडेंस लूज कर जाए जो भी। तो अम्मी ने अपने तरीके से पाला। सो नॉर्मली बहुत ऐसी फैमिलीज, बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा फैमिली सेटअप रहा, मगर ऐसा बहुत कम रेयरली है, सुना कि हाँ। उनको उनकी सिंगल पेरेंट, और ख़ास तौर पर माओ ने, क्योंकि मैंने तो यही सुना है ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दी थी। प्रोटेक्टिव हो जाती हैं. सो यू कैन टेल something अम्मी that न्यू what ना is better, कि माय मदर वाज freedom आल्सो or a very protective family zone. आइदर वे इज रॉन्ग। आई थिंक ज़्यादा फ्रीडम भी सही नहीं है, जो कि थोड़ी सी मुझे मिली। बट अम्मी का मैं वो समझ सकता हूँ व्यू पॉइंट, उन्होंने क्यों किया ऐसा। उन्होंने साहब लगाया ये इसकी बहन है और मैं हूँ घर में, ये वाहिद लड़का है, इसको मर्द नहीं बनाएंगे, इसको ज़्यादा धक्का दे के दुनिया में नहीं भेजूंगी। ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना यार, कि अब वो कल कुछ होता है इसके साथ, दुनिया फेस करने का तो होना कुछ। उसको बाहर बसों में ट्रैवल करे, जायज़ गाड़ियाँ, ड्राइवर भी घर पे थे, लेकिन मैं तब भी ट्यूशन बस पे जाता था। तो बस में एक्सपीरियंसेस होते हैं, धक्के पड़ते हैं। मार ही पड़ी मुझे एक दफ़ा सदर में, प्रेस मार्केट में मार पड़ गई। मैंने किसी कंडक्टर से बदतमीजी कर दी तो उन्होंने मारा मुझे, छोटा था मैं। तो मार खाने का एक्सपीरियंस हुआ। फिर हरासमेंट होती है बसों में, वो एक्सपीरियंस हुआ। आपको फिर कोनियाँ मारना आ जाता है कि क्या करें। इस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप दुनिया समझते हैं, वरना ना बनता सब सेट है। हम छुई हुई होके घर में रह के कि हम क्या कर रहे हैं, हम किताब लिख रहे हैं जो कभी नहीं लिखी जाती है एंड में। लिख ली जाए तो छपती नहीं. आई वाज 18 व्हेन माय मदर सेंड मी टू लंदन टू स्टडी। मैं इंग्लैंड चला गया, मुझे कक नहीं पता इंग्लैंड में क्या है, कैसे क्या। मैं तो जब भी गए छुट्टियों में घूम घाम के वापस आ गए, रहने के लिए भेज दिया। इंग्लैंड जाके रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खुद ही कमरे का किराया दे रहे हैं, खाना पका रहे हैं, बिस्किट खा के पेट थोड़े से पैसे मिलते थे बस। वो तो बड़ा एक मुसीबत तो किया ना। अगर ये सब यहाँ कराची में ना किया होता तो इंग्लैंड में तो मार खाए होते किसी गोरे से। सर्वाइव करना पड़ता है ना वहाँ पर, इट्स नॉट इजी। तो वो भी करा। तो ये सब अम्मी न्यू के छुई मुई नहीं बनाना इसको, तो फिर वो हो गया। उसमें ऑब्वियसली गलतियाँ भी करता है आदमी, लॉट ऑफ मिस्टेक्स। गलत क्राउड में आप मिक्स हो जाते हैं, फिर उसमें से निकलते हैं, फिर लड़कियां को गलत मिल जाती हैं, आपको शौक हो रहा होता है ज़्यादा गर्लफ्रेंड का, तो वो अलग ही जगह चले गए, पता नहीं क्या हो गया, फिर वहाँ से खींच खाँच के निकाला। इस तरह फंसते भी हैं, इस तरह के लड़के बहुत ज़्यादा गलत जगहों पे भी चले जाते हैं। बट देन या दिस इज़ लाइफ, यू लिव यू लर्न। आप जिस कंफर्ट से इतने सीरियस इश्यूज के ऊपर बात अभी मुझसे कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट नीड्स मोर. आई मीन एक खासी मंझी हुई गुफ्तगू है और उसके लिए एक और दौर चलना चाहिए. तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट है, और दूसरे पार्ट के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए, चूँकि ये गुफ्तगू तो अभी चल रही है. शुक्रिया. Well, it was great having to talk to you guys like this, and of course always good talking to Kulsoom. और यहाँ पर एक और भी आइटम बैठा हुआ है कैमरे के पीछे, जो मुझे मेरे रेडियो शोज़ के 2001 से जानते हैं मुझे, और उन्होंने भी मुझे याद कराया कि वो कौन. मैं कहा तू वो है, कितना बदल गया तू 25 साल में है. तो काफ़ी एंटरटेनिंग था मेरे लिए भी आना. बट आई लाइक द एटमोसफियर, एंड आई लाइक कि समहाउ इस कमरे की वाइब और एनर्जी ऐसी है कि आप खुल जाते हैं और बोलते रहते हैं. सो विच इज़ अ बैड थिंग ऑल्सो. सो ओके, सो एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्रो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए वो ग्रो तब करता है जब उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं. सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो उसकी रीच बढ़ती है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है. और ये इतना जो एफर्ट हुआ है और लाइटिंग हुई है और ये पोस्टर्स बने हुए हैं और इनको बुलाया गया है, मैं आया हूँ, ये एफर्ट है उन लोगों के लिए जो उसको देख रहे हैं, लेकिन वो एक बटन नहीं दबा रहे सब्सक्रिप्शन का. तो वो बटन ज़रूर दबाइए. और जो थम्स अप का लाइक होता है, अब डाउन भी होता है, ऐसे थम्स अप डाउन होता है इसमें ना, डाउन भी दे सकते हैं आप. बट डू रिएक्ट, सो सब्सक्राइब एंड डू रिएक्ट टू इट. कमेंट लिखें डजंट मैटर, लेकिन थोड़ा एफर्ट कर लें. 2 बटन दबाने होते हैं, वो करें. सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को. बाकी ये है कि आई थिंक इफ पीपल वांट मी बैक, आई विल कम बैक डेफिनेटली. Yay! Thank you.